Hello, good afternoon, everyone. Good afternoon, good afternoon. Yes, namaskar. Good afternoon. हेलो, गुड मॉर्निंग है। जब जागो तभी सवेरा, अभी उठे अपन। चलो वो भी ओके है। यस, ऑल क्लियर, वॉइस क्लियर, वीडियो क्लियर। प्लीज लेट मी नो ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है। हाँ जी, होमवर्क हो गया। होमवर्क शुरू करने से पहले बेटा एक करेक्शन बताना चाहूंगी कल के डीपीपी में। क्या था करेक्शन, एक मिनट देख लूं बेटा। कल जो आपको डीपीपी मिली है इस चैप्टर की, उसमें क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ए होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ। डीपीपी 1 में क्वेश्चन नंबर 9 का ए होगा आंसर। शायद उसमें बी या डी दिया हुआ है। ठीक है, बाकी सारे करेक्ट हैं और कोई उसमें करेक्शन नहीं है। डीपीपी बन गई है। ठीक है, एक करेक्शन है डीपीपी में, नहीं मिली है, ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? डीपीपी सेक्शन में जाइए, डीपीपी मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? हाँ जी, एक करेक्शन है, मैंने अभी बता दिया है, बाद में मत बोलना सब लोग। यस, चलिए तो शुरू करते हैं बेटा। आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है? लेक्चर नंबर 3 है अपना, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। 3 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। इस बार तीनों क्वेश्चन मेंढक से थे, लेकिन इससे पहले कॉकरोच और ऊतक से भी आता था। ठीक है, तो मेंढक तो हम पढ़ेंगे ही अच्छे से, बाकी ऊतक भी हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी इसी पर बेस्ड है। आज की क्लास में बेटा हम क्या पढ़ेंगे उससे पहले जल्दी से देख लेते हैं हमने कल क्या पढ़ा था। तो कल बेटा हमने बात की थी उपकला ऊतक के प्रकार की, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। कितने टाइप के होते हैं एपिथेलियल टिश्यू आपके? सरल और संयुक्त, दो तरीके के होते हैं। एनसीईआरटी ने ऐसा लिखा है। एनसीईआरटी ने ये लिखा है कि यही सरल या यही आपके जो सरल ऊतक हैं, यही मॉडिफाई होकर के बेटा क्या बना लेते हैं? ग्रंथियां बना लेते हैं। ठीक है, तो हाँ, न्यू एनसीईआरटी में नहीं दिया है बेटा, मुझे पता है, मैंने आपको पहले ही कहा था। हेलीकॉप्टर चल रहा है फिर से। मैं साउंड लगाऊं जरा, आज मैंने लगाया भी नहीं अपना साउंड। एक मिनट। हाँ जी, अभी देखते हैं। तो न्यू एनसीईआरटी में ये नहीं दिया हुआ है, मैंने आपको पहले भी कहा था, लेकिन कोई बात नहीं। एनसीईआरटी इसके चक्कर में आपको पुरानी खरीदने की जरूरत नहीं है। मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है आपको जो भी जरूरी है। ठीक है, एनसीईआरटी से ज्यादा ही पढ़ाया है, कम मैंने नहीं पढ़ाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। शुरू करते हैं सरल और संयुक्त, जो हमने कल पढ़ा था उसका रिवीजन हम शुरू करते हैं। 2 मिनट में सब रिवाइज कर लेंगे। सरल जिसमें सारी उपकला कोशिकाएं एक ही परत में व्यवस्थित है, संयुक्त में 2 या 2 से ज्यादा परत में है। फिर इनको भी बेटा हमने कोशिकाओं की संरचना के आधार पर, आकृति के आधार पर फर्दर डिवाइड किया है। सरल शल्की, सरल घनाकार, सरल स्तंभाकार और एक कूट स्तरित। सरल शल्की में सारी चपटी कोशिकाएं होती हैं, केंद्रक भी चपटा होता है, केंद्र में होता है, और ये बेटा जहां कहीं भी विसरण और निस्यंदन होगा वहां पर पाई जाती हैं। ठीक है, उदाहरण या लोकेशन मैंने आपको बताई थी। आपकी वायु कोशिका की भित्ति में न्यूमोसाइट्स कहते हैं, बोमेन संपुट में पोडोसाइट्स कहते हैं, आपकी रक्तवाहिनी में हम एंडोथीलियम के नाम से जानते हैं, देह गुहा में हम मीजोथीलियम के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमने देखा था सरल घनाकार बेटा, घन के आकार की होती है, केंद्रक गोल होता है, केंद्र में होता है। घनाकार में बेटा 2 तरीके के हमने मतलब मॉडिफिकेशंस देखे थे। एक सरल घनाकार जो कि आपकी थायराइड पुटिका में पाई जाती है, आपकी जो जनन उपकला है उसमें पाई जाती है, आपके जो अग्नाशय की एसिनार कोशिकाएं हैं उसमें पाई जाती है। इसी में बेटा एक सूक्ष्मांकुर वाली सरल घनाकार देखने को मिलती है। सूक्ष्मांकुर क्या करते हैं? अवशोषण के लिए क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, और क्योंकि बेटा क्षेत्रफल बढ़ता है तो कम जगह में ज्यादा से ज्यादा अवशोषण हो पाता है, और इसको हम ब्रश बॉर्डर घनाकार उपकला कहते हैं, जो कि आपको वृक्काणु, जो आपके नेफ्रॉन्स हैं, इसके नलिकीय भाग में देखने को मिलेगा। समीपस्थ कुंडलित नलिका यानी कि पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर आते हैं आपके सरल स्तंभाकार, लंबी और पतली कोशिकाएं होती हैं, इनमें जो केंद्रक होता है वो भी थोड़ा सा लंबा सा होता है और वो आधार झिल्ली के पास होता है। इसमें भी 2 तरीके के रूपांतरण देखने को मिलते हैं, एक जिसमें सूक्ष्मांकुर है मुक्त सतह पर, दूसरा बेटा जिसमें पक्षमाभ है। सूक्ष्मांकुर वाली आपकी छोटी आपकी आहार नाल में, छोटी आंत में, आमाशय में पाई जाएगी, वहीं पक्षमावी बेटा आपकी डिंब वाहिनी और श्वसनिकाओं में पाई जाएगी। नीट में आ चुका
क्वेश्चन है। फिर बेटा हमने देखा था कूट स्तरित, जो वास्तव में तो एक ही परत में व्यवस्थित होती हैं कोशिकाएं, लेकिन क्योंकि इसमें स्तंभाकार कोशिकाओं के आकार कम ऊंचे नीचे होते हैं, छोटे बड़े होते हैं, इस वजह से केंद्रक बेटा इनमें ऊपर नीचे व्यवस्थित होते हैं, तो हमें ऐसा दिखता है कि ये स्तरित है, पर वास्तव में बेटा ये स्तरित नहीं होती है, इसलिए हम इनको कूट स्तरित कहते हैं। ये भी आपकी श्वसनिकाओं में देखने को मिलेंगी। ठीक है, आपकी घनाकार, स्तंभाकार और कूट स्तरित का काम अवशोषण और श्रावण होता है। फिर हमने बात की थी संयुक्त उपकला, जिसमें कोशिकाएं दो या दो से ज्यादा परत में व्यवस्थित हैं, और इसमें बेटा एक होती है आपकी संक्रमण उपकला, संक्रमण जिसमें संक्रमित हो सकती है, जो ट्रांजिट कर सकती हैं, अपनी स्थिति या अपनी आकृति बदल सकती हैं। ये बेटा आपको देखने को मिलती है मूत्राशय में, मूत्रवाहिनी में, मूत्र मार्ग में। ठीक है, इसके अलावा किडनी के पेल्विस को हम बोलते हैं श्रोणी भाग में भी बेटा ये देखने को मिलती है। फिर हम बात करते हैं दूसरी तरफ आपकी स्तरित उपकला की, ये भी संयुक्त उपकला है। स्तरित बोल रहे हैं मतलब इसमें कई सारे लेयर्स हैं, और ये स्तरित भी बेटा तीन तरीके की होती है, स्तरित शल्की, स्तरित घनाकार, स्तरित स्तंभाकार। जो स्तरित शल्की होती है इसमें ऊपरी परत बेटा शल्की उपकला की होती है। स्तरित शल्की भी दो तरीके की होती है, एक केराटिन विहीन, एक केराटिन युक्त। केराटिन युक्त मतलब जिसमें एक मृत प्रोटीन केराटिन की लेयर होती है, और ये केराटिन युक्त बेटा सुरक्षा देती है, आपकी त्वचा में हो गई, आपके बालों में हो गई, नाखून में हो गई, खुर में हो गई, जानवरों के सींग में हो गई, पंखों में हो गई, ये केराटिन युक्त हो गई। केराटिन विहीन बेटा कहाँ पाई जाती, तो आपके मुख गुहा में पाई जाती है, गालों के अंदर की तरफ, ओठ के अंदर की तरफ। ठीक है, योनि में पाई जाती है, गुदानाल में पाई जाती है केराटिन विहीन। ठीक है, शल्की उपकला। फिर हम बात करते हैं स्तरित घनाकार की। स्तरित घनाकार बेटा जितनी भी आपकी बड़ी ग्रंथियां हैं, उन बड़ी ग्रंथियों की नलिका में पाई जाती है, और स्तरित स्तंभाकार कंजक्टिवा ऑफ नेत्र में पाई जाती है। ठीक है, यहां तक हमने कल पढ़ लिया था, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, क्विक हमने रिवीजन भी कर लिया। गुड्डू कहाँ है? गुड्डू को निन्ना करा के आती हूँ मैं इस क्लास के लिए। डायग्राम से समझाओ। सॉरी सुजल, कल मैंने डायग्राम से डिटेल में समझाया था, अभी मैं केवल रिवीजन करा रही हूँ। ठीक है, डेली अगर मैं इतना डायग्राम से समझाने लग गई तो हो गया काम, फिर तो हो गया तुम्हारा सिलेबस डन। कल की क्लास में हम उपकला ऊतक के दो प्रकार पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? हमने सरल उपकला पढ़ लिया है और हमने संयुक्त उपकला पढ़ लिया है। आज की क्लास में बेटा हम आगे बढ़ेंगे। यही सरल उपकला बेटा रूपांतरित हो जाती है किसी विशिष्ट काम के लिए, और ये बनाती है आपका विशिष्ट उपकला ऊतक। तो आज हम उपकला ऊतक के प्रकार में पढ़ेंगे विशिष्ट उपकला ऊतक। इसके बाद बेटा हम बात करेंगे कोशिका संधि की, सेल जंक्शंस की, और उसके बाद हम शुरू करेंगे आपका संयोजी ऊतक। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? ब्लूप्रिंट क्या? डायग्राम से समझ में आता है। हाँ मौर्या, तो कल मैंने डायग्राम से समझाया था ना। योनि क्या होता है बेटा? योनि इज वेजाइना है। योनि क्या होता है? चलिए मैम एक बार मेरा नाम बोल दीजिए, नाम तो नहीं देख पाई मैं। रजनीश यादव मैम, थोड़ा आराम से पढ़ाइए। कितना आराम से? मैम आपके बाल वाइट हो गए तो क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें इस चीज से फर्क पड़ता है जो मैडम तुम्हें पढ़ा रही हूँ बूढ़ी है या जवान है? फर्क पड़ता है बेटा। तो मैं बूढ़ी हूँ, आप क्लास छोड़ के जा सकते हैं। हाँ जी, यस आशा प्रणाम। और अगर आपको नहीं फर्क पड़ता है मैं बूढ़ी हूँ या मैं जवान हूँ, तो आप शांति से पढ़ लो, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बेटा उपकला ऊतक के प्रकार में। सबसे पहले जो तीसरा है अपना विशिष्ट उपकला ऊतक। एनसीईआरटी के हिसाब से बेटा दो ही प्रकार के उपकला ऊतक होते हैं। कल भी मैंने बताया था, आज भी मैंने बताया है, और मैं फिर से इस चीज को मेंशन कर रही हूँ। ठीक है, विशिष्ट उपकला ऊतक आपका सरल उपकला ऊतक का ही रूपांतरण है। और सरल में भी अगर हम बात करें तो आपकी जो घनाकार या स्तंभाकार कोशिकाएं हैं बेटा, वो ही कुछ काम करने के लिए, एक विशिष्ट फंक्शन के लिए, एक विशिष्ट कार्य के लिए बेटा ये रूपांतरित यानी कि मॉडिफाई हो गए। इंग्लिश भी लिखिए बेटा, मैं लिख चुकी हूँ। कल का अगर आप लेक्चर खोलेंगे, नोट्स खोलेंगे, तो मैंने उसमें प्रॉपर लिखा है विशिष्ट यानी कि स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू। अब एक ही चीज को 10 बार हिंदी में लिखूंगी बेटा तो गलत हो जाएगा। मैम कॉपी टेढ़ी करनी है क्या? नहीं, इसके लिए कॉपी टेढ़ी नहीं करनी है। हाँ करनी है क्या? नहीं करनी है, हो जाएगा। मैम नोटबुक को पलटे। वंशीराम मैम में रिया, ओके। टेढ़ा लिखना है? नहीं भाई सीधा लिखना है, आज सीधा लिखो। मैम पेज कैसे रखना है? कितने प्यारे बच्चे हो यार तुम लोग, मतलब इतने आज्ञाकारी हो।
इतने आज्ञाकारी बने रहे ना तो जूलॉजी में तुम्हारे 180 कहीं नहीं गए, और बाकी सब्जेक्ट के लिए भी इतने ही आज्ञाकारी टीचर्स के बने रहे तो बेटा पेपर में तुम्हारे 720 तो अब कहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पेपर का लेवल बढ़ने वाला है और बढ़ेगा। ठीक है, तो हाँ ये जरूर कहूंगी 600 प्लस 625 प्लस आप पक्का ले आएंगे अगर इतने ही आज्ञाकारी बने रहे तो। यस, थैंक यू रमेश। चलो, मैंने खाना अभी नहीं खाया है, खाना क्लास के बाद खाएंगे ना। 1 बजे खाने का टाइम होता है क्या? सुबह नाश्ता करते करते ही 9:30 10 बज जाता है आजकल। वासु सो रहे हैं। चल, विशिष्ट उपकला ऊतक में बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रंथिल उपकला ऊतक की, यानी कि ग्लैंडुलर एपिथीलियम की। ग्लैंडुलर एपिथीलियम, कॉपी को टेढ़ा नहीं करना है। यस, 3 देखे थे ना हमने, ग्रंथिल उपकला। दूसरा बेटा हमने देखा था इसमें तंत्रिका संवेदी उपकला, तंत्रिका संवेदी उपकला, न्यूरोसेंसरी एपिथीलियम, न्यूरो सेंसरी एपिथीलियम। और तीसरा आता है बेटा यहाँ पर आपका वर्णित उपकला या वर्णक उपकला। एक ही बात है, ठीक है, कल कुछ कर रहे थे मैम आपने वर्णक लिखवाया है, बेटा एक ही बात है, अलग अलग ये नहीं है। ठीक है, इसको हम कहते हैं पिगमेंटेड एपिथीलियम। वैसे तो यहाँ पे एक और तरीके का होता है स्पेशलाइज में आपका मायो एपिथीलियम। मायो एपिथीलियम बेटा स्तन ग्रंथियों में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अभी हम ये 3 देख लेते हैं। एनसीईआरटी में केवल ग्रंथिल उपकला दिया हुआ है, बाकी सबका मैम आपके हस्बैंड का है। युग, पति भी नौकरी पे जाएगा ना भाई, हैं? इसको परिवर्तित भी बोल सकते हैं, विशिष्ट को हम परिवर्तित तो नहीं रूपांतरित बोल सकते हैं। ठीक है ना मैम, आई एम सॉरी सोमेंद्र शर्मा, क्या चल रहा है विकास, ये आप इसको विशिष्ट या रूपांतरित बोल सकते हैं, परिवर्तित क्यों बोलेंगे? रूपांतरित यानी कि ये मॉडिफाइड है, तो आप इनको स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड या मॉडिफाइड एपिथीलियम तो बोल सकते हैं, है ना, परिवर्तित नहीं बोलेंगे बेटा। ठीक है, परिवर्तित नहीं बोलेंगे। चलिए, तो हेडिंग डालेंगे हम सबसे पहले ग्रंथिल उपकला। मैम मैं सोनम, सोनम स्वागत है आपका हमारी क्लास में, और आप क्या चाहती हैं मुझसे? हेडिंग डालिएगा ग्रंथिल उपकला, ग्लैंडुलर एपिथीलियम। सबसे पहली बात तो ग्रंथियां होती क्या है ना बेटा, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं आज फिर बता रही हूँ। चेहरे के ग्लो करने का कारण लाइट है, और दूसरा कल उसने एक बच्चे ने बताया था, मैं नाम भूल गई, अर्श ने बताया था, किसने बताया था? सेटाफिल है। ठीक है अभी हम यहाँ आ जाए प्लीज। हाँ, सेटाफिल का फेस वॉश यूज करो, सेटाफिल का सीरम यूज करो, सेटाफिल का, मैं तो यही 2 यूज करती हूँ। और कुछ चाह रहे हो? वॉट यू वॉन्ट फ्रॉम मी? माई स्किन केयर रूटीन, एक आप सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं कोई भी अच्छा सा, है ना, फिक्स डर्मा का, बच्चों के लिए फिक्स डर्मा इज गुड। आप अब बच्चे और बड़ों की बीच की कैटेगरी में हो तो आप ला शील्ड का सनस्क्रीन यूज करते हो, कर सकते हो। ला शील्ड का सनस्क्रीन इज रियली वेरी गुड, डर्मेटोलॉजिकली सजेस्टेड होता है, प्रिस्क्राइब्ड होता है। इसके अलावा और अच्छी क्वालिटी चाहिए तो आप क्लिनिक का यूज कर सकते हो। ठीक है, हाँ, मुझे क्योंकि इतनी सारी लाइट में रहना होता है सो आई प्रेफर क्लिनिक का। ठीक है, और कुछ जानना चाहते हो आप मेरे बारे में, या हम पढ़ाई करें? हाँ, पानी तो पीना ही है, पानी तो जितना पियो उतना कम है। जूलॉजी में बहुत मजा आ रहा है बेटा, यही स्पीड चलती रही तो मैं लिख के दे रही हूँ। हो सकता है अभी आपको लग रहा है कि मैम आप बहुत स्पीड में पढ़ा रहे हो, बहुत स्पीड में पढ़ा रहे हो, लेकिन जैसे जैसे चैप्टर्स खत्म होते जाएंगे ना भाई, मजा और बढ़ता जाएगा, क्वेश्चंस बनते जाएंगे, मजा और लगेगा। ठीक है, और जब पीवाईक्यूज भी सारे, पीवाईक्यूज तो बहुत सिंपल है वैसे, 2025 के भी सिंपल ही है, बस लेंदी है। पीवाईक्यूज हमेशा सिंपल होते हैं, बुक के क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा टफ लगते हैं। यस, चलिए, तो ग्रंथिल उपकला है क्या बेटा? आपकी जो घनाकार या स्तंभाकार कोशिकाएं। याद करिए, हमने पढ़ा था कि घनाकार और स्तंभाकार कोशिकाओं का काम क्या होता है? क्या काम होता है? स्रावन या अवशोषण। ठीक है, या तो वो कुछ सिक्रीट करेंगे या वो एब्जॉर्ब करेंगे। तो वो सिक्रीट जो कर रहे हैं बेटा, ऐसी घनाकार या स्तंभाकार उपकला जो विशिष्ट रसायन
विशिष्ट रसायनों का उत्पादन व स्रावन करने के लिए रूपांतरित हुई हैं। रूपांतरित यानी कि मॉडिफाई हुई हैं, ठीक है, मॉडिफाई हुई हैं, उन्हीं को बेटा हम ग्रंथि यानी कि ग्लैंड्स बोल देते हैं। समझ में आया कि नहीं? कल ही मैंने आपको पढ़ाया था कि आपकी हम स्तंभाकार कोशिकाएं ले लें, सरल स्तंभाकार, या बेटा हम बात करें सरल घनाकार की, हमेशा सरल की बात करेंगे, क्योंकि हमने कल ये भी पढ़ा था कि संयुक्त उपकला ऊतक का कोई खास रोल नहीं है विसरण में, स्रावन में या अवशोषण में। संयुक्त उपकला क्योंकि बेटा मल्टी लेयर्ड होती है, इस वजह से वो प्रोटेक्शन का काम करती है। हाँ या नहीं? संयुक्त उपकला प्रोटेक्शन का काम करती है। सरल उपकला का काम होता है स्रावन करना, अवशोषण करना, या फिर विसरण की झिल्ली बनाना, और उसमें भी बेटा विसरण काम कौन करता है? शल्की उपकला, है ना। घनाकार और स्तंभाकार कोशिकाएं जो होती हैं बेटा, ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं कुछ ऐसी घनाकार या स्तंभाकार कोशिकाएं जो बेटा मॉडिफाई हो गई हैं कुछ विशिष्ट रसायनों को बनाने के लिए और बना करके उनको सिक्रीट करने के लिए। ऐसी घनाकार या स्तंभाकार कोशिकाओं को हम क्या बोल देते हैं? ग्रंथि बोल देते हैं, ठीक है। तो ग्रंथि मतलब ऐसा कोई सेल जो कि सिक्रीट कर रहा है कुछ बना के। तो ये कौन सी सेल हैं जो बना के सिक्रीट कर रही हैं? ये आपकी घनाकार या स्तंभाकारी हैं। और हम यहाँ पे क्लियर कर दें तो सरल घनाकार या सरल स्तंभाकार उपकला जो कुछ विशिष्ट रसायनों को बना करके सिक्रीट करने के लिए मॉडिफाई हो गई हैं, उन्हीं कोशिकाओं को या उन्हीं उपकलाओं को हम ग्रंथि बोल देते हैं, ग्लैंड्स बोल देते हैं, ठीक है। अब ये ग्रंथियां बेटा कई प्रकार की हो सकती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले बहिस्रावी, अंतःस्रावी है और मिक्स। इसके अलावा ग्रंथियों को हम, हाँ, सबसे पहले आप लिखिएगा कोशिकाओं की संख्या के आधार पर, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स, संख्या के आधार पर, ठीक है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स। कोशिकाओं की संख्या के आधार पर बेटा जो ग्रंथियां होती हैं यानी जो ग्लैंड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं ये दो प्रकार बेटा? ये दो प्रकार हैं, सबसे पहले आपके एक कोशिकीय ग्रंथि, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स, एक कोशिकीय ग्रंथि या एक कोशिकीय ग्रंथियां, इन्हें हम बोलेंगे यूनिसेलुलर ग्लैंड्स। और दूसरी है बेटा आपकी बहुकोशिकीय ग्रंथियां, बहुकोशिकीय ग्रंथियां, या इन्हें बेटा हम बोल देंगे मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स, ठीक है। दो तरीके की ग्रंथियां होती हैं कोशिका की संख्या के आधार पर, एक जिसमें केवल एक ही कोशिका है ग्रंथि में, दूसरा जिसमें कई सारी कोशिकाएं मिलकर ग्रंथियां बना रही हैं। नाम से ही समझ में आना है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं? जैसे अमीबा, एक कोशिका वाला जीव है वो, हालांकि वो प्रोटोजोआ है, जंतु नहीं है, एनिमल नहीं है, ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो अमीबा एक कोशिकीय, प्लाज्मोडियम एक कोशिकीय, बैक्टीरिया एक कोशिकीय, वायरस एक कोशिकीय, ठीक है। तो ये सारी यूनिसेलुलर है जिनकी पूरी बॉडी में एक ही सेल है। इसी तरीके से एक कोशिकीय ग्रंथियां ऐसी ग्रंथियां जिनमें केवल एक ही कोशिका होती है, वो एक ही कोशिका कोई केमिकल बनाती है, वही एक कोशिका केमिकल को रिलीज कर देती है। बहुकोशिकीय ग्रंथियां जिसमें कई सारी कोशिकाएं मिलकर के एक ग्रंथि बनाती हैं, कई सारी कोशिकाएं मिलकर के कुछ रसायन को बना के स्रावित करती हैं, ठीक है। अब एक कोशिकीय ग्रंथि का बेटा अगर हम उदाहरण देखें तो इसमें दो आती हैं, एनसीईआरटी ने एक का नाम दिया है, वो है आपकी कलश कोशिकाएं, इनको हम श्लेष्मा कोशिकाएं भी कहते हैं, म्यूकस ग्लैंड,
श्लेष्मा या कलश कोशिकाएं। इनको हम बोलते हैं कलश, गोबलेट या म्यूकस सेल्स, या आप इनको ग्लैंड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा बेटा आती हैं इसमें आपकी पैनित कोशिकाएं। ये अब चैप्टर से, ये चैप्टर ही अब बेटा पाचन वाला आपके सिलेबस से हट गया है, लेकिन 2016 में बेटा यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। जब आप PYQs करेंगे तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो दो तरीके की हमारी शरीर में ऐसी ग्रंथियां हैं जो केवल एक ही कोशिका की बनी है, और केवल यही दो ऐसी ग्रंथियां हैं जो केवल एक कोशिका की बनी है। एक है आपकी कलश कोशिकाएं, दूसरी है बेटा आपकी पैनित कोशिकाएं। कलश कोशिकाएं और पैनित कोशिकाएं ये एक कोशिका से मिलकर बनी है या एक ही कोशिका की बनी है। कलश कोशिकाएं, पैनित कोशिकाएं दोनों बेटा आपकी आहार नाल में पाई जाती हैं। कलश के मैंने आगे नाम लिखा है श्लेष्मा कोशिकाएं, ये आपकी पूरी आहार नाल में श्लेष्मा निकालती हैं। श्लेष्मा एक चिकना सा पदार्थ होता है, ठीक है ना, तो ये श्लेष्मा का स्राव करती हैं। और पैनित कोशिकाएं बेटा आपकी छोटी आंत में पाई जाती हैं, और वहां पर बेटा ये लाइसोजाइम का स्राव करती हैं। छोटी आंत में जो सूक्ष्म जीव पहुंच जाते हैं उनको ही खाके उनको ही नष्ट कर देती हैं, आप ये मानिए। ठीक है, तो कलश कोशिकाओं का नाम ही है श्लेष्मा कोशिकाएं। श्लेष्मा कोशिकाएं हैं तो ये श्लेष्मा का स्राव करती है, म्यूकस। श्लेष्मा क्या होता है? एक चिकना सा पदार्थ होता है। ठीक है, आप खाने को खाते हो, उसको चबाते हो, चबा के निगलते हो, तो वो चिकना सा जो श्लेष्मा है बेटा वो खाने को पेट की तरफ ले जाता है, उसको आगे की तरफ बढ़ने में मदद करता है। ठीक है, आमाशय में पेट के अंदर म्यूकस का अलग काम होता है, छोटी आंत में म्यूकस वहां पे भी चिकनाहट देता है। पेट के अंदर बेटा ये जो है ना, ये आपकी पेट की अंदर की भित्ति को HCl के प्रभाव से बचाता है। अब ये सब आपको नहीं पढ़ना है, तो अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दो। बस आप इतना जान लो कि आपके शरीर में कलश या श्लेष्मा कोशिकाएं, दूसरा आपकी पैनित कोशिकाएं, ये इकलौती ऐसी, ये दो ही ऐसी ग्रंथियां हैं बेटा जो एक कोशिका की बनी हुई है। इसके अलावा आप किसी भी ग्रंथि का नाम ले लो, आओ नाम लेना शुरू करो, चलो नाम लो बेटा। हाइपोथैलेमस, हाँ हाइपोथैलेमस, और नाम लो पीयूष ग्रंथि, और नाम लो आपका लिवर। ठीक है, लिवर को हम बोलेंगे यकृत, और नाम लो स्तन ग्रंथियां, ठीक है, मैमरी ग्लैंड्स, और नाम लो आपका अग्नाशय, और कोई नाम लो भैया, और कोई नाम लो जरा, थायराइड है, और कोई नाम याद आ रहा हो दिमाग में वो भी बता दो, हाँ थाइमस, और कोई नाम दिमाग में आ रहा है तो अधिवृक्क ग्रंथि। जितनी भी कोई दिमाग में अगर नाम आ रहा हो, मैडम ये वाली ग्रंथि, लार ग्रंथि, ठीक है, जितनी भी ग्रंथियां हैं बेटा आदि, ठीक है, इन दो को छोड़ करके पैनित कोशिकाओं और कलश या श्लेष्मा कोशिकाओं को छोड़ के जितनी भी आपकी बॉडी में ग्लैंड्स हैं, किसी भी ग्लैंड का नाम ले लो। काउपर ग्लैंड आप लोगों ने जनन में पढ़ा होगा, है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड जनन में पढ़ा होगा, शुक्राशय जनन, ये सारी की सारी बेटा आपकी बहुकोशिकीय ग्रंथियां हैं। इतनी सी बात समझ में आई या नहीं आई ये बता दो मुझे। यस, विकास शर्मा कह रहे हैं अभी तो तू, आई एम सॉरी, सोमेंद्र शर्मा लिख रहा था, अब तुझे मेरी सैलरी जाननी है, क्या करेगा मेरी सैलरी जान के? मेरा घर बढ़िया चल रहा है, मेरे शौक पूरे हो रहे हैं, और क्या। पीनियल भी देवी बहुकोशिकीय है, और बताओ। पीयूष बहुकोशिकीय लिखा है मैंने, अग्नाशय बहुकोशिकीय है, श्वेत ग्रंथियां बहुकोशिकीय हैं, और कोई ग्रंथि का नाम याद आ रहा हो? हाँ हो गई, क्या हो गई? ऑन चैट मैंने की है, डन, क्लियर है। टेस्टीज बहुकोशिकीय हैं, अंडाशय बहुकोशिकीय हैं। तुम किसी भी ग्रंथि का नाम ले लो बेटा, कलश कोशिकाएं और आपकी पैनित कोशिकाएं, इन दोनों को छोड़ करके आपके शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं या जितनी भी ग्रंथियां हैं वो सारी ग्रंथियां बेटा बहुकोशिकीय हैं। तो पहला बेटा ग्रंथियों का वर्गीकरण हमने किया है कोशिकाओं की संख्या के आधार पर। लिख लिया हो तो एक बार थम्स अप कर देना, मैडम आगे बढ़ो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलें, जैसी आपकी आज्ञा। यस, सेरेमिनस ग्रंथि बहुकोशिकीय है बेटा। सेरेमिनस ग्रंथि आपके कर्ण में पाई जाती है, बाह्य कर्ण की नलिका भाग में, और ये कर्ण मोम ईयर वैक्स का स्राव करती है।
ठीक है, अग्नाशय का इंग्लिश इज पैनक्रियाज। अर्जेंटाफिन सेल्स, जब मैंने बोल दिया इनको छोड़ के किसी भी ग्रंथि को उठा लो, सारी बहुकोशिकी हैं। मैम आप ग्रीन बैंगल पहन लो, सावन है, हाँ पहनती हूँ बेटा, क्लास के टाइम पे ग्रीन घड़ी पहन रही हूँ आजकल, वैसे ग्रीन बैंगल आजकल पहन रही हूँ बेटा, सावन है, आई नो। और कुछ, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया कोशिकाओं की संख्या के आधार पर। दूसरा बेटा क्या बोलेंगे, मोड ऑफ सिक्रीशन के आधार पर। इसकी हिंदी एक बार मैं देख लेती हूँ प्लीज, है ना। स्राव के निष्कासन के आधार पर। स्राव के निष्कासन के आधार पर बेस्ड ऑन द मोड ऑफ सीक्रीशन, किस तरीके से बेटा ये अपने रसायन को बाहर निकालते हैं, है ना। क्या लिख रहे हैं, साउंड इशू। चलो, तो स्राव के निष्कासन के आधार पर बेटा अगर हम बात करें तो ग्रंथियां आपकी 3 तरीके की होती हैं। कौन कौन सी हैं ये बेटा, सबसे पहली हो गई आपकी बहिस्रावी ग्रंथियां, जिन्हें हम बोलते हैं, ये टॉपिक बेटा ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि जो आपका आखिरी चैप्टर है क्लास 11th का, कौन सा है बेटा आपका, रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण, तो वहां पे भी आपको ग्रंथियां पढ़ाई जाती है ना। तो मैं वहां नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि मैं यहीं पढ़ा ले रही हूँ। आगे आगे बढ़ते हैं। दूसरी है आपकी अंतःस्रावी कोशिकाएं या अंतःस्रावी ग्रंथियां। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां। मैम पेन दूसरा ले लो, क्यों भाई, इस पेन में क्या गड़बड़ है। हाँ जी, अंतःस्रावी ग्रंथियां, जिन्हें बेटा हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और तीसरी होती हैं आपकी मिश्रित ग्रंथियां, इन्हें बेटा हम बोलते हैं हेट्रोक्राइन या मिक्स्ड ग्लैंड्स। ठीक है, तो 3 तरीके की बेटा ग्रंथियां होती हैं स्राव के निष्कासन के आधार पर, कि जो भी ये बना रही हैं उसको निकाल कैसे रही हैं। तो बहिस्रावी ग्रंथियां बेटा, ये इनके पास अपनी नलिका उपस्थित होती है। ठीक है, ये नलिकीय ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, और ये अपने स्राव को, जैसे ये कोई भी सोर्स है जहां पर स्राव बना, ठीक है, ये रसायन बनाया, इस रसायन को ये अपनी ही नलिका द्वारा अपने लक्ष्य तक पहुंचा देती हैं। ठीक है, तो ये जो भी स्राव बनाएंगी बेटा, वो स्राव इनकी ही नलिका के द्वारा इनके सोर्स से लेकर के इनके लक्ष्य, यानी कि जहां कहीं भी इनको भेजना है, वो अपनी नलिका से भेज देती हैं। ठीक है, इसलिए बेटा हम इनको बोलते हैं बहिस्रावी ग्रंथि। ठीक है, बाहरी बाहर खेल लेती हैं ये, है ना, जो भी बनाया अपनी नलिका से अपने टारगेट तक पहुंचा दिया। यस, नेक्स्ट होती हैं बेटा आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां बेटा, जिन्हें हम बोलते हैं नलिका विहीन ग्रंथियां। नलिका विहीन होती हैं ये। नलिका विहीन मतलब कि इनके पास अपनी नलिका नहीं होती है, ये नलिकीय होती हैं, यानी कि ये डक्टेड ग्लैंड्स होती हैं। ये नलिका विहीन यानी कि डक्टलेस होती हैं। यस राइट सजिता, इनके पास अपनी कोई नलिका
नहीं होती है। नलिका नहीं होने के कारण बेटा जो ग्रंथि होती है, ठीक है, ये ग्रंथि जो भी स्राव बनाती है, ये ग्रंथि जो भी स्राव बनाती है उस स्राव को उस द्रव्य में छोड़ देती है जिस द्रव्य में बेटा ये ग्रंथि उपस्थित है। ठीक है, तो ये द्रव्य यहाँ पे कौन सा है बेटा, ये द्रव्य है रक्त, यानी कि ब्लड। ठीक है, इस ब्लड में बेटा ये अपना स्राव छोड़ देती है। ठीक है, ये इसका जो भी स्राव है ये ग्रंथि अपने अंदर से निकाल के इसके चारों तरफ जो द्रव्य भरा होता है उस द्रव्य में छोड़ देती है, और ये ब्लड ही बेटा जब घूमते फिरते आपके लक्ष्य यानी कि जहां तक इसको भेजना है उस टारगेट तक बेटा ये इस रक्त के द्वारा ही पहुंचती है। ठीक है, रक्त द्वारा। समझ में आया? मैम ये क्या स्राव बनाते हैं, अभी उस पर भी हम बात करेंगे बेटा। जो आपकी बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं बेटा, बहिस्रावी ग्रंथियां क्या क्या बनाती हैं देख लेते हैं बेटा। ये कर्णमोम बना सकती हैं, सेरुमिनस ग्रंथियां। ठीक है, सेरुमिनस ग्रंथियां। ये लार बना सकती हैं। लार कौन बनाएंगे, आपकी लार ग्रंथियां। ठीक है, ये क्या बना सकते हैं, आपके अश्रु यानी कि आंसू बना सकती हैं आपकी अश्रु ग्रंथियां, लैक्राइमल ग्लैंड्स जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, और कौन सी ग्रंथि हो गई आपकी, आपकी जठर ग्रंथियां हो गई जो कि पाचन रस बनाएंगी जिसको हम बोलते हैं जठर रस। ठीक है, इसके अलावा आपकी श्लेष्मा ग्रंथियां हो गई जो कि श्लेष्मा का निर्माण करेंगी, है ना, ये श्लेष्मा का निर्माण करेंगी, म्यूकस का। स्तन ग्रंथियां हो गई, मेमरी ग्लैंड्स। स्तन ग्रंथियां बेटा किसका निर्माण करेंगी, ये दुग्ध का निर्माण करेंगी। ठीक है, तो ये सारी ग्रंथियां बेटा, हाँ आपकी श्वेत ग्रंथियां हो गई, है ना, आपके जो क्या बोलते हैं इनको हम, स्वेट ग्लैंड्स, है ना, श्वेत ग्रंथियां हो गई। ये सब पसीना, ठीक है, ये आपका पसीना जो बनता है। ठीक है, तो ये सारी ग्रंथियां क्योंकि बेटा इनके पास अपनी खुद की नलिका है, अपनी नलिका से अपने सोर्स तक, अपने टारगेट तक भेज देती हैं, तो ये बेटा आपकी सारी क्या हो गई, हाँ ये सारी हो गई आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, बहिस्रावी ग्रंथियां। एंडोक्राइन ग्लैंड्स बेटा क्या होते हैं, तो इनके स्राव को हम हार्मोन बोलते हैं, इनके स्राव को हम क्या बोलते हैं, हार्मोन बोलते हैं। और हार्मोन को बेटा ये रक्त के द्वारा भेजती हैं। तेलीय ग्रंथियां भी बेटा आपकी बहिस्रावी होती हैं। अब ये जो हार्मोन बनाने वाली ग्रंथियां हैं इनके उदाहरण देख लो, तो आपका हाइपोथैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि। ठीक है, थाइमस ग्रंथि। इसके अलावा आपकी और कौन सी, पीनियल ग्रंथि। ठीक है, इसके अलावा अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रीनल। ये सारी की सारी बेटा कैसी हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां। ठीक है, मिश्रित ग्रंथियां क्या होती हैं बेटा, ये ऐसी ग्रंथियां होती हैं जिनका एक भाग बेटा ये अपनी नलिका के द्वारा, है ना, नलिका के द्वारा अपने लक्ष्य तक अपना स्राव भेजती है, और दूसरा भाग बेटा अंतःस्रावी हो गया जो कि रक्त में अपना जो भी स्राव है हार्मोन उसको भेज करके लक्ष्य तक भेजेगा। ठीक है, तो ये वाला भाग कैसा हो गया बेटा, एक तरफ वाला भाग हो गया इनका बहिस्रावी, है ना, और दूसरा बेटा भाग हो गया इनका अंतःस्रावी। तो ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों होता है इनमें।
ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम इसका ले लें तो आपका हो गया अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास, अग्नाशय पैनक्रियास। ठीक है। अग्नाशय से आपका अग्नाशयी रस निकलता है, पाचन रस, और अग्नाशय से बेटा आपके हॉर्मोन्स भी निकलते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में, है ना, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, ये सब। इसके अलावा बेटा आपके वृषण और अंडाशय हो गए जनद, टेस्टीज नर में और अंडाशय ओवरी मादा में। ठीक है। हाँ, हेलीकॉप्टर कहाँ है फोन, इन्हें बताया जाए एक बार क्या इशू आ रहा है भाई, चेक करिए। रुको मैं बोल देती हूँ, एक मिनट रुको। एक मिनट रुकना। वॉइस का क्या इशू आ रहा है एक बार देखो, बच्चे कह रहे हैं हेलीकॉप्टर की आवाज आ रही है। तो क्या करना है इसका, पर बच्चे तो बोल रहे हैं। चलो देख लो अगर कुछ हो सकता है। अभी एक बार देखो। चलिए, इसी के साथ बेटा खत्म होता है आपका ग्रंथियां। एक बार और रिपीट कर देते हैं बाबूराम, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। मैंने कहा ग्रंथियां आपकी सरल घनाकार या स्तंभाकार कोशिकाएं ही हैं जो कि कुछ विशिष्ट रसायन को बनाने और उनको सीक्रीट करने के लिए मॉडिफाई हो गई हैं। ठीक है। अब ये जो ग्रंथियां होती हैं, ये हम कई तरीके की ग्रंथियां हैं जिनको हम दो आधार पर विभाजित करते हैं। हालांकि और भी आधार हैं, एक ये स्राव कैसे करती है ना, होलोक्राइन, एपोक्राइन, मीरोक्राइन, वो भी एक टाइप होता है, लेकिन वो हमें कहीं से कहीं तक नहीं पढ़ना है। ठीक है। अभी फिलहाल हम ये देखेंगे, सबसे पहले ग्रंथियों का जो विभाजन का आधार होता है वो होता है कोशिकाओं की संख्या के आधार पर। कोशिकाओं की संख्या के आधार पर आपकी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय ग्रंथियां हो सकती हैं। एक कोशिकीय जिनमें केवल एक कोशिका होती है, जैसे आपकी कलश और पैनित कोशिकाएं। ठीक है। इसके अलावा बेटा आपकी जितनी ग्रंथियां, आप कोई भी ग्रंथि नाम आ रही है दिमाग में तो बेटा वो सारी की सारी आपकी बहुकोशिकीय ग्रंथियां यानी कि मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये ग्लैंड्स अपने सिक्रीशन को कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंचाते हैं, तो अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए इनके पास या तो खुद की नलिका होती है, जैसे मुझे यहाँ से जयपुर कोई पार्सल भेजना है, मैं दिल्ली में हूँ, एनसीआर में हूँ, मुझे यहाँ से जयपुर एक पार्सल भेजना है। अब यहाँ से जयपुर पार्सल भेजने के लिए मेरे पास एक तरीका है कि मेरा पड़ोसी अपनी गाड़ी से जयपुर जा रहे हैं, मैं उनको बोलूंगी भैया एक काम करना, जयपुर जा रहे हो, मेरे घर जाके ही सामान दे आना। तो मैंने अपना पार्सल, जो भी मेरा सामान है, उस सामान को अपने ही जानकार से अपने घर तक भिजवा दिया। तो मैंने अपने जानकार से अपने घर तक भिजवा दिया, या मैं अपनी गाड़ी से अपना सामान अपने घर तक लेके गई। तो ये हो गया बेटा अपनी नलिका से अपने लक्ष्य तक अपने स्राव को पहुंचाना, आपकी बहिस्रावी ग्रंथि हो गई। अंतःस्रावी ग्रंथियों में मेरा कोई जानकार नहीं जा रहा जयपुर, मैं खुद भी अभी नहीं जा रही हूँ जयपुर, तो मैं क्या करूं, मैं कोरियर कर दूंगी। अब जब मैं कोरियर करूंगी तो कोरियर तो पूरी दुनिया में जा रहे हैं, उसी में से एक दिशा जयपुर के लिए निकल जाएगी, एक शाखा कुछ कोरियर की लेकर के जयपुर की तरफ निकल जाएगी। तो ये होता है बेटा आपका अंतःस्रावी। इसने जो भी स्राव बनाया ग्रंथि ने, वो ग्रंथि के पास अपनी नलिका नहीं है कि अपने लक्ष्य तक पहुंचा सके, तो उसने ब्लड में डाल दिया अपना स्राव, और इसका स्राव होता है हार्मोन। और ये हार्मोन बेटा, ब्लड तो पूरी बॉडी में घूम ही रहा है ना, जहां उसको जाना होगा ब्लड से वो निकल जाएगा। ये हो गए आपके अंतःस्रावी। इसी के अलावा हमारे शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथियां हैं जो कि हार्मोन भी रिलीज करती हैं, हार्मोन के अलावा कुछ लोकल फैक्टर्स भी रिलीज करती हैं जो आसपास ही काम करता है। तो हार्मोन रिलीज करेंगी बेटा तो वो ब्लड के थ्रू जाएगा, जिसको हम बोल देंगे अंतःस्रावी भाग, और दूसरा जो अपनी नलिका से निकालेंगी बेटा वो हो जाएगा इसका बहिस्रावी भाग। जैसे आपका पैनक्रियास, अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है, अग्नाशयी रस बेटा पाचन के लिए एंजाइम लेकर के आता है, तो वो अग्नाशय से छोटी आंत तक अपनी नलिका से चला जाता है। तो ये हो गया बेटा आपका बहिस्रावी भाग। और इसी अग्नाशय से हार्मोन्स भी निकलते हैं,
हार्मोन्स रक्त में जाएंगे, तो ये होता है बेटा आपका अंतःस्रावी भाग। इसी तरीके से बेटा आपके मेल्स के केस में टेस्टीज, फीमेल्स के केस में ओवरीज, इनसे हार्मोन्स निकलते हैं, टेस्टीज से आपका टेस्टोस्टेरोन और बाकी एंड्रोजेंस निकलते हैं, ठीक है, जो कि बेटा पूरी बॉडी पर अपना काम करते हैं। टेस्टोस्टेरोन निकल टेस्टीज से रहा है, लेकिन दाढ़ी मुझे भी बढ़ा ही रहा है, तो मतलब पूरी बॉडी पर वो अपना काम कर रहा है ना। लेकिन इसके जो लोकल फैक्टर्स हैं वो वहीं से निकल के सर्टोली कोशिकाओं तक काम कर देते हैं और अड़ोस पड़ोस में काम कर देते हैं, वहां की नलिकाओं पर काम कर देते हैं। फीमेल्स में अगर हम बात करें तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लोकल में भी काम कर रहे हैं ओवरी के अंदर, और बेटा ये पूरी बॉडी पर भी काम कर रहे हैं, ठीक है। मैम मिक्स ग्लैंड में नलिका होती है, बोल तो रही हूं बेटा, इसका एक भाग ऐसा है जिसका स्राव नलिका से निकल रहा है, दूसरा भाग ऐसा है जिसका स्राव रक्त से निकल रहा है। समझ में आया कि नहीं? मैम हार्मोन्स से क्या होता है ये बता दो। हार्मोन्स के बारे में बेटा हम बात करेंगे रासायनिक समन्वय और एकीकरण वाले चैप्टर में, अभी हमें हार्मोन्स की बात नहीं करनी है। आदिल इद्रिसी बोल रहे हैं मैडम समझ में नहीं आ रहा है, बेटा तो लेक्चर को दोबारा देख लो। डन? ओके बाबूराम, समझ में आ गया ना बेटा? मैम मिक्स्ड दोनों से स्राव करती है रजत, मैं बता तो रही हूँ। मिक्स्ड ग्रंथियां ऐसी ग्रंथियां होती हैं जिनसे कुछ भाग तो नलिका द्वारा निकल जाता है, कुछ हार्मोन कभी नलिका से नहीं जाते, हार्मोन से ब्लड से भेजती हैं, ठीक है। ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब मैं आपको आगे पैनक्रियाज पढ़ाऊंगी हार्मोन वाले चैप्टर में, ठीक है। चलिए एक बार ये खत्म कर दो, फिर डाउट देख लेती हूँ, ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया। अब तंत्रिका संवेदी और वर्णक उपकला बेटा कहाँ पाई जाती है? वर्णक उपकला आपकी त्वचा में पाई जाएगी, ये आपके नेत्र में, रुक जाओ, ये पाई जाती है आपके नेत्र में, ठीक है। तंत्रिका संवेदी उपकला भी कहाँ पाई जाती है? नेत्र में, जिह्वा में, हाँ, त्वचा में, कर्ण में, जितने भी आपके संवेदी अंग हैं, ठीक है, जितने भी आपके सेंसरी सिस्टम्स हैं, कितने संवेदी अंग हैं हमारे पास? 5, ठीक है। नासा में, नासा यानी कि नाक में, तो जितने भी आपके संवेदी अंग है, त्वचा संवेदी अंग है ना, यहाँ पे कोई चूंटी काटेगा तो फील होगा ना। क्यों फील होगा बेटा? मैम आपके इयररिंग्स की वजह से वही सारी, वाह दृष्टि, झुमकियां तोड़ना पहनी है मैंने, और वो भी झुमकी जिसमें छन 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 बज रहा, भाई भूत नहीं तोड़ना हूँ, इंसान हूँ। नॉर्मल इयररिंग्स पहने, कल ये भी नहीं, मतलब मंडे से ये भी नहीं पहनेंगे। और बोलो कोई दिक्कत? एक बच्चा लिख रहा है मैम आपके हस्बैंड आपसे शादी करके भी काम पड़ जाते, क्यों भाई? ये बोल कि मैडम आप शादी के बाद भी आप काम करती हो, ऐसे बोलता समझ में भी आता है कि आपसे शादी, मतलब आप इतना कमाती हो तो भी आपके पति को कमाने की जरूरत पड़ रही है, थोड़ा गलत लग रहा है? ऐसे बोलता ना कि मैडम आपकी तो शादी हो गई, पति इतना कमाता है तो भी आप काम करती हो, मतलब कुछ भी चल रहा है भाई। मैम फिंगर टिप से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, जरूर करना चाहिए। फिंगर टिप्स को 10 बार लगा लो बेटा। हाँ, तो जितने भी आपके संवेदी अंग हैं, तो संवेदी अंग को संवेदी हम बोलते हैं इसलिए क्योंकि ये कोई ना कोई सेंस, मतलब कुछ ना कुछ फील करवाते हैं, ठीक है। तो त्वचा, यहाँ पे कोई चूटी काटेगा या कुछ ठंडा गर्म कुछ भी टच होगा, कांटा लगेगा, तो कांटा लगा है ना, तो आपको तुरंत फील होता है, क्योंकि यहाँ पर तंत्रिका संवेदी, संवेदी मतलब जो सेंस को मतलब ग्रहण करती हैं और तंत्रिकाएं उसको ऊपर भेज देती हैं। तो ऐसी उपकलाएं हैं जिसमें तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। और मैंने आपको पीछे भी बताया था कि उपकला ऊतकों में रक्तवाहिनियां नहीं है ना, लेकिन बेटा इसमें नर्व्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, है ना। इसमें ब्लड नहीं है, ब्लड के लिए कनेक्टिव टिश्यू पर, संयोजी ऊतक पर डिपेंडेंट है, लेकिन इसमें तंत्रिका कोशिकाएं तो हैं, और इसीलिए बेटा आपकी उपकला ऊतक जो होती है वो संवेदी होती है ना, आपको कुछ भी फील होता है। इसी तरीके से नाक में तंत्रिका संवेदी है, तो आप सूंघ के बता दोगे आज घर में क्या बना है, हाँ या नहीं? घर में एंटर, मम्मा आज, मेरे साथ ऐसा बहुत होता था, दरवाजा खुला स्कूल से, मम्मी आज राजमा बनाया है, तो मम्मी कहती कुत्ते से तेज नाक है तुम्हारी, लेकिन वो नाक सिर्फ मेरी राजमा के लिए ही तेज थी, बाकी और कुछ पता, मतलब बने पता ही नहीं लगता है।
ठीक है। इसके अलावा बेटा आपके ईयर्स में आपको सुनाई क्यों दे रहा है, क्योंकि कुछ भी आप सुन रहे हो या कुछ भी आवाज आ रही है तो आपके ईयर्स में तंत्रिका संवेदी उपकला है, तो वो सुनकर मतलब वो मैसेज को मतलब क्या कहेंगे टेक मतलब मैसेज को बनाती है और आपके ब्रेन में भेजती है। इसी तरीके से आप कुछ भी खाते हो तो आपको टेस्ट पता लगता है। टेस्ट क्यों? क्योंकि आपकी जीवा पे तंत्रिका संवेदी है। आपके नेत्र में आप देख पाते हो क्योंकि आपके आईज में तंत्रिका संवेदी है। तो ये सारी बेटा तंत्रिका संवेदी उपकलाएं आपके संवेदी अंगों में पाई जाती है। पुराने नोट्स बिल्कुल चलेंगे सुनील। वर्णक उपकला बेटा, वर्णक उपकला आपके नेत्र में पाई जाती है और इसका काम क्या होता है बेटा वो भी समझ लो। ये जैसे आपका नेत्र है, ठीक है। नेत्र में बेटा जो वर्णक उपकला है, नेत्र में जो वर्णक उपकला है, ये वर्णक उपकला जो लाइट रेज बाहर से एक्स्ट्रा आ रही हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। ये मैं आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ। पहले नेत्र आपके सिलेबस में था जो 2 साल से हटा दिया गया है, पर पहले जब हम पढ़ते तो बहुत मजा आता था इसको पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट था ये, ठीक है ना। तो जो भी बेटा लाइट रेज आपके, ऐसे समझो आप, ठीक है, बस ऐसी रफ में बता रही हूँ, सिलेबस में नहीं है। मैं आपके यहाँ पे 2 नेत्र बना रही हूँ, ठीक है। पहले केस में और दूसरे केस में क्या अंतर है ये समझना। पहले केस में बेटा वर्णक उपकला नहीं है और दूसरे केस में वर्णक उपकला है, ठीक है। ये हो गई वर्णक उपकला। पहले केस में वर्णक उपकला नहीं है, वर्णक उपकला नहीं होने की वजह से तो लाइट रेज अंदर आ रही हैं, ठीक है। जो लाइट रेज अंदर आ रही हैं बेटा, ये अंदर आने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही हैं यहां से, फिर यहाँ रिफ्लेक्ट होगी, 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 ठीक है। तो ये इसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा इसमें? इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। वर्णक उपकला नहीं है इसलिए, जिसकी वजह से आपको धुंधला दिखेगा। कैसा दिखेगा? सब कुछ धुंधला धुंधला दिखेगा, कुछ भी क्लियर नहीं दिखेगा। लेकिन वर्णक उपकला क्या करती है बेटा, ये लाइट रेज को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। लाइट रेज, लाइट रेज को क्या बोलेंगे यार? प्रकाश की किरणों को अवशोषण, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। तो जो नॉर्मल लाइट रेज पड़ी, इमेज बन गई, जो एक्स्ट्रा लाइट रेज है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो आपको क्लियर दिखाई देता है। मैम इंग्लिश थोड़ा बड़ा लिखो। ओ माय गॉड, अंग्रेजी में मैडम हमारा हाथ थोड़ा तंग है, लिख देते हैं बेटा, आई कैन अंडरस्टैंड। इंटरनल रिफ्लेक्शन, ओके ना बेटा? यस, क्लियर है? ट्वेल्थ के एक आंतरिक प्रवर्तन इसको बोलते हैं। यस ब्रजेश, आंतरिक प्रवर्तन। हिंदी में मेरा हाथ तंग है, इंग्लिश में तुम्हारा हाथ तंग है, फिर भी बेटा देखो काम चल ही रहा है ना। कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना, है ना। तो कुछ तुम मुझे सिखाओ आंतरिक प्रवर्तन, कुछ मैं तुम्हें सिखाऊं इंटरनल रिफ्लेक्शन, और बस इसी तरीके से। कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना। हाँ, डाउट सेक्शन, हाँ अब अपना ये खत्म हो गया। अब हम एकदम डाउट भूल जाते हैं कहाँ से खुलते हैं। डन। कॉमन डाउट्स लूं? आ जाइए आंटी जी। यस मैम, रॉन्ग है। क्या रॉन्ग है पता नहीं मैम। डीपीपी नंबर 1 में 9 को समझा दोगे? हाँ बढ़िया क्वेश्चन, बहुत अच्छे बेटा। कौन है ये? आर्यन मुदगल। बिल्कुल समझाऊंगी, क्यों नहीं समझाऊंगी, मेरा काम है समझाना बेटा। डीपीपी 1 में 9th क्वेश्चन को मैं जरूर समझाऊंगी। आ जाइए डीपीपी 1 में 9th क्वेश्चन, 1 मिनट। यस, क्वेश्चन है बेटा आपका, सब लोग देख लेना एक बार, है ना। क्वेश्चन है बेटा आपका 9th वाला कि पतली चपटी कोशिकाओं युक्त एपिथीलियम, पतली चपटी कोशिकाओं युक्त एपिथीलियम या उपकला ऊतक जिसकी कोशिकाएं सटी हुई टाइलों के समान दिखती है, पाई जाती है। इसने ये लिखा है कि पतली शल की जो चपटी कोशिकाएं हैं बेटा, ये वाली उपकला कहाँ पाई जाती है। अब इसने जो ऑप्शंस हैं, इसमें ऑप्शंस में लिखा है कि गालों के भीतरी सतह पे
यानी आपकी मुख गुहा में। दूसरा इसने लिखा है पेट के भीतरी आस्तर में। तीसरा इसने लिखा है डिंब वाहिनी के भीतरी आस्तर में। और चौथा इसने लिखा है कि अंडाशय के भीतरी आस्तर में। ठीक है, अब यहां से अगर हम बेटा देखें तो सारे ऑप्शंस गलत हैं, है ना, सारे ऑप्शंस गलत हैं 4 ऑप्शन के हिसाब से। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं सरल छल की उपकला तो कहीं नहीं पाई जाएगी। राइट आर्यन, सरल छल की उपकला कहीं नहीं पाई जाएगी, लेकिन संयुक्त छल की तो पाई जाएगी ना। अगर सरल छल की के हिसाब से कोई ऑप्शन नहीं बैठ रहा है, इसने पतली छल की लिखा है, इसने सरल छल की नहीं लिखा है, इसने शल की लिखा है। अब शल की अगर सरल नहीं है तो संयुक्त लगा लो, और संयुक्त शल की उपकला बेटा गालों के भीतरी आस्तर में पाई जाती है, हाँ या नहीं। संयुक्त शल की केराटिन विहीन, उसके हिसाब से अपना 1 आ रहा है। दूसरा देखिए पेट के भीतरी आस्तर में, तो पेट के भीतरी आस्तर में तो बेटा आपकी सरल स्तंभाकार पाई जाती है, शल की वहां होती नहीं है। डिंब वाहिनी के भीतरी आस्तर में आपकी सरल पक्षमाभी स्तंभाकार पाई जाती है, शल की वहां नहीं होती है। और चौथा अंडाशय के भीतरी आस्तर में बेटा सरल घनाकार उपकला पाई जाती है। तो इसके हिसाब से आपका पहला ऑप्शन सही बनता है। बस हम सरल के बदले अब संयुक्त शल्की की बात कर रहे हैं, और क्वेश्चन में भी शल्की पूछा है, सरल और संयुक्त नहीं पूछा है। समझ में आया कि नहीं आर्यन? डी नहीं होगा मेरा बच्चा कामिनी, डी कैसे होगा? अंडाशय में तो सरल घनाकार पाई जाती है, कितना सिंपल है। हाँ मैम एक मोटिवेशनल शायरी, या शायरी नहीं आती मुझे, इतनी आती है कि गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, वो तुफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले, है ना। तो जो तैयारी ही नहीं करेगा वो नीट में फेल हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है, उसे पता है मैं फेल ही होऊंगा, मैंने पढ़ा नहीं है। लेकिन जो तैयारी कर रहा है और फिर बेटा वो कुछ नंबर से रह रहा है, कुछ नंबर से रहना मतलब उसने तैयारी तो की थी, और इसे बेटा ऐसे बच्चों को जो थोड़े बहुत नंबर से रह गए हैं वो दोबारा तैयारी करें तो बेटा समझ में भी आता है। अब वो बच्चा जिसने साल भर नहीं पढ़ा, नंबर भी नहीं आया, अब वो दोबारा तैयारी करने बैठे तो हमें लगेगा भैया तुम तो रहने ही दो, तुमसे नहीं होगा, जब तुम पिछली साल नहीं कर पाए तो इस साल क्या करोगे। लेकिन जिन्होंने साल भर तैयारी की और उसके बाद बेटा वो कुछ नंबरों से रह गए, तो उन्हें बेटा दोबारा तैयारी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि वो सवार थे घोड़े पर लेकिन वो जंग हार गए, और वो दोबारा अगर घुड़सवारी करके फिर आगे दौड़ेंगे, थोड़ा तेज दौड़ेंगे, पिछली बार जंग में जो गलतियां की थी उससे सीख के दौड़ेंगे बेटा, तो डेफिनेटली वो जीतेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैम संयुक्त उपकला के प्रकार बता दो फिर से। योगेंद्र, संयुक्त उपकला बेटा मैंने आपको बताई थी, संयुक्त शल्की, संयुक्त घनाकार, संयुक्त स्तंभाकार। इसमें क्या बताना है मुझे, एक एक मैंने लोकेशन बता दी थी। क्या है मैम, डीपीपी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्यों नहीं देते? पूर्वी, दिस इज नॉट इन माई हैंड। तुम लोग मुझसे वो डाउट पूछा करो जो मैं बता सकूं, जो नहीं बता सकते, और ये डाउट भी नहीं है। आगे शल की उपकला उतक बता चुकी हूँ। 10 वाला डीपीपी नहीं समझ आया। 10th क्वेश्चन क्या है भाई डीपीपी में, ये भी देख लेते हैं। डीपीपी इस बार मैं पूरी कराऊंगी, डीपीपी इस बार अच्छे लेवल की भी दी जा रही है, क्लास में भी क्वेश्चंस कराऊंगी। क्वेश्चन में बेटा डाउट नहीं रहना चाहिए बाय द एंड ऑफ क्लास, ये मेरी कोशिश है। सरल शल की उपकला फेफड़ों के वायु कोश में पाई जाती है, कथन है 10th का। सरल छल की उपकला फेफड़ों के वायु कोश में पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है, उसको हम न्यूमोसाइट्स कहते हैं। कारण है एक चपटी कोशिका के पतले स्तर से बने होने के कारण ये विसरण के लिए उत्तम है। ठीक है, क्योंकि बेटा सरल छल की उपकला चपटी कोशिकाएं होती हैं और ये विसरण बढ़िया कर पाती हैं, विसरण होता ही सरल छल की उपकला से। यही कारण है कि सरल छल की उपकला फेफड़ों के वायु कोश में पाई जाती है, क्योंकि फेफड़ों के वायु कोशों में गैसों का विसरण ही तो होना है ना। मैंने आपको पहले भी बोला है, मैं आज फिर बोल रही हूं, कथन और कारण। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 1 होना चाहिए, क्योंकि दोनों सही हैं और कारण कथन को सही तरीके से स्पष्ट यानी कि एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। कभी भी कथन और कारण वाले बेटा जब आप क्वेश्चन करते हैं तो पहले तो कथन और कारण दोनों पढ़ो, दोनों सही हैं दोनों गलत हैं, एक सही दो गलत है, पहले तो आपका ऑप्शन वहीं से आ जाएगा। अब बच्चा फंसता कहाँ है कि मैडम दोनों सही है, एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वहां पर बेटा जब आप फंसते हैं तो पहले तो आपने कथन पढ़ लिया सही है, फिर आपने कारण पढ़ा सही है, अब आप उल्टा पढ़ो, पहले कारण पढ़ो और कारण के आगे क्योंकि, इसलिए, ताकि, तभी, ये वर्ड लगा करके आप कथन पढ़ो। अगर क्योंकि, ताकि, इसलिए शब्द लगा के कारण के बाद कथन पढ़ने पर स्टेटमेंट कंप्लीट हो रहा है, मतलब कारण कथन को एक्सप्लेन कर रहा है, और अगर स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हो रहा है मतलब कारण कथन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बोमेन संपुट क्या होता है, उत्सर्जन बताऊंगी। मैम व्हाट इज देह गुहा? कल्पना, देह गुहा इज बॉडी कैविटी।
ठीक है, जैसे आपके फेफड़े हैं, फेफड़े गुहा के अंदर हैं, तो फेफड़े जिस गुहा के अंदर हैं उस गुहा की उपकला भी आपकी सरल छल की होती है। आपके शरीर में जो अब हृदय है, हृदय भी बेटा, हृदय के चारों तरफ एक वो है उसका आवरण है, उस आवरण में आपकी वो गुहा हो गई जिसके अंदर हृदय आप कह सकते हो, उसमें बेटा आपकी सरल छल की उपकला है। तो आपके जितने भी कैविटीज हैं जिसके अंदर कोई अंग है, उस सभी कैविटी में बेटा आपकी सरल छल की उपकला पाई जाती है। ठीक है मैम, ओवरी और टेस्टिस के अंदर और बाहर कौन सी एपिथेलियम होती है बेटा, बता तो दिया। ओवरी और टेस्टिस के अंदर की बात करेंगे ना, अंदर में भी हम उसकी लाइनिंग की बात करेंगे, उसमें आपकी घनाकार होती है, और ये मैं आपको जनन में पढ़ाऊंगी। मैम एनसीईआरटी में सिलिएटेड एपिथेलियम कॉलमनार और क्यूबोइडल दोनों के टाइप का है, समझ नहीं आई ये लाइन पूजा, कल मैंने पढ़ाई थी कि सिलिएटेड आपके कॉलमनार में भी होती है, क्यूबोइडल में भी होती है। क्यूबोइडल का कोई एग्जाम्पल नहीं दिया है, सिलिएटेड का दिया है, वो है आपके पक्षमाभी स्तंभाकार डिम्बवाहिनी और श्वसनिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, आगे मैम केराटिन विहीन क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ? लकी गुप्ता, केराटिन विहीन मतलब ऐसी स्तरित छल की जिसके ऊपर केराटिन नहीं है। जैसे त्वचा पर केराटिन है, मुंह के अंदर केराटिन है क्या? नहीं है, बस। मैम टिश्यू की मेकिंग सेम डर्म होती है बट उपकला उत्तक की मेकिंग तो अलग अलग होती है, प्लीज एक्सप्लेन। कुलदीप, उपकला उत्तक की अलग अलग से उत्पत्ति जरूर हुई है, लेकिन अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग से उत्पत्ति हुई है। अगर मैं स्किन की बात करूं तो स्किन आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, त्वचा आपके शरीर का सबसे बड़ा अंग है, और इस सबसे बड़े अंग में ये त्वचा पूरे शरीर में बाहर की तरफ एक आवरण है, और इस पूरी त्वचा क्योंकि सबसे बाहर है तो इस पूरी त्वचा की उत्पत्ति आपके बाह्य चर्म से हुई है। वहीं शरीर के सबसे अंदर क्या है? सबसे अंदर बेटा आपकी आहार नाल है, और पूरी आहार नाल का आस्तर करना भी आपकी उपकला का काम है, और पूरी आहार नाल जो सबसे अंदर है उस सबसे अंदर वाले ऊतक की पूरे की बेटा उपकला ऊतक की उत्पत्ति आपके एंडोडर्म से हुई है। ठीक है, तो लोकेशन वाइज बेटा उपकला ऊतक की उत्पत्ति अलग अलग है। ठीक है, अब त्वचा ये जो आपकी उपकला ऊतक है ये आपकी रक्तवाहिनियों में भी पाई जाएगी। रक्तवाहिनियां बेटा, इसमें रक्त घूम रहा है, रक्त आपका संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक की उत्पत्ति आपके मीजोडर्म से हुई है, तो रक्तवाहिनियों में जो ऊतक होगा उपकला ऊतक उसकी उत्पत्ति भी मीजोडर्म से ही होगी। ठीक है, तो उपकला ऊतक की उत्पत्ति तीनों से हुई है, लेकिन तीनों से जो हुई है वो अलग अलग लोकेशन पर है। एक लोकेशन में एक ही से उत्पत्ति हुई है उपकला ऊतक की, दूसरी लोकेशन की उपकला ऊतक की उत्पत्ति दूसरे जन्म स्तर से हुई है। ओके लकी, चलो अच्छा क्वेश्चन था। ओके पूजा, कुलदीप, ठीक है, डाउट क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था। स्तरित उपकला क्या होती है? आस्था स्तरित मतलब जिसमें कई सारे स्तर हैं, जिसमें कई सारे लेयर हैं। रीसेंट भी देखो, आओ रीसेंट देख लेते हैं। मैम ब्लड वेसल में एयर सैक पाया जाता है, ये होता है, ये होता का है दीदी? ब्लड वेसल में एयर सैक पाया जाता है? नहीं बेटा, एयर सैक्स ब्लड वेसल से घिरी हुई होती हैं, ये मैं आपको श्वसन में पढ़ाऊंगी। मैम तंत्रिका उपकला क्या होती है? अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, सने पढ़ाऊंगी। डीपीपी 15 का, डीपीपी 1 का 5 क्वेश्चन देखिए, ज्ञान बोल रहे हैं, डीपीपी 1 का मैम क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आओ देख लेते हैं। 5 क्वेश्चन 1 2 3 4, निम्न में से कौन सा तथ्य उपकला से संबंधित है? कौन सा है? तो पहला है कोशिकाएं कुछ अंतर कोशिकीय आधात्री के साथ सघन रूप से लिपटी होती हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा है कोशिकाएं अंतः कोशिकीय आधात्रियों से शिथिल रूप से लिपटी होती है, शिथिल मतलब लूज, है ना। अंतर कोशिकीय आधात्री और कोशिकाएं दूर दूर उपस्थित हैं, दूर होंगी तभी तो लूज होंगी ना, तो लूज तो नहीं होता है बेटा। मैंने आपको बताया था यहाँ पर अंतर कोशिकीय पदार्थ बहुत कम मात्रा में होता है, कोशिकाएं दृढ़ता से जुड़ी होती हैं, क्योंकि बेटा दृढ़ता से जुड़ी हुई हैं इसलिए हम इसको बोलेंगे कि सघन रूप से लिपटी हुई हैं, तो आंसर बेटा इसका ए हो जाएगा। तीसरा अतिक संवहनीय होती है, तो ब्लड वेसल्स इसमें होती नहीं है। चौथा अवलंबन ऊतक है, अवलंबन मतलब कि सपोर्ट, तो सपोर्ट देने का काम बेटा आपके उपकला का नहीं होता है, तो फिफ्थ का आंसर ए होगा। ओके ज्ञान, मैम थ्योरी नहीं लिखाएंगी क्या? उजाला दुबे, इससे ज्यादा क्या थ्योरी लिखाऊं मैं? क्या थ्योरी चाहिए तुम्हें? पागल वागल हो गए हो? बोर्ड्स देना है कि नीट देना है? बोर्ड्स में आती है पूरा वो डायग्राम बनाओ, फिर उसके बारे में सजा सजा के लिखो। नीट में तुम्हें सिर्फ टिक लगाना है, और टिक लगाने के लिए मैं तुम्हें पूरी थ्योरी बस शॉर्ट फॉर्म में लिखा रही हूँ। शॉर्ट में भी यार मैं कुछ नहीं, मैं सब कुछ लिखा रही हूँ, बस मैं टेबल के फॉर्म में लिखा रही हूँ, जिससे कि तुम्हें लास्ट में रिवाइज करना इजी हो जाए। मैम थ्योरी नहीं लिखाओगे, तुम लोगों की आदत खराब है एक्चुअली, तुम लोगों को तुम्हारे हिसाब से पढ़ना है, जो मैं पढ़ा रही हूँ मेरे हिसाब से पढ़ लो, ठीक है ना। हाँ मोहम्मद आकिल,
फिंगर टिप्स और डीपीपी काफी होगा या कुछ और भी करें मैम? नहीं विनीता, बहुत है। मैं बार बार बोलती हूँ, 4 किताबों को एक एक बार करने से अच्छा है एक किताब को 4 बार कर लो। इफ यू हैव फिंगर टिप्स 4-5 बार लगा लो, हर चैप्टर की 5-5 6-6 बार लगा लो। इफ यू हैव मॉड्यूल्स, हर मॉड्यूल को, हर चैप्टर के मॉड्यूल को 8-8 10-10 बार लगा लो। इफ यू हैव डीपीपीज तो करनी है, चाहे मॉड्यूल हो चाहे फिंगर टिप हो, कोई भी बुक हो, डीपीपीज आपको सारी करनी है। और डीपीपीज आपको क्लास के बाद एक बार करनी है, संडे को उसी डीपीपी को दोबारा लगाओ, 1 महीने बाद उस डीपीपी को फिर से लगाओ। ऐसे करते करते बेटा आपकी डीपीपी भी एग्जाम से पहले 8-10 बार लग जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है, आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा अगला टॉपिक है अपना कोशिका संधि। एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं पहले। एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है कुछ स्तंभाकार या घनाकार कोशिकाओं में स्रावन की विशेषता होती है और इसको बेटा हम उपकला ग्रंथिल ऊतक कहते हैं या ग्रंथिल उपकला कह देते हैं। ठीक है, इसे 2 समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक कोशिका के जो पृथक ग्रंथिल कोशिकाओं का बना होता है, जैसे आहार नाल की कलश कोशिकाएं और आहार नाल की पैनित कोशिकाएं। तो एक तो केवल एक कोशिकी जो एक ही कोशिका को बना करके रिलीज कर रही है। दूसरा बेटा बहुकोशिकी जो कई सारी कोशिकाओं का बना हुआ है, कोशिका पुंज का बना है, जैसे कि आपकी लार ग्रंथियां। यस, स्रावी कोशिकाओं में स्राव के निष्कासन के आधार पर बेटा ग्रंथियां 3 तरीके की होती हैं। एनसीईआरटी ने 2 बताई हैं, 2 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन सी हैं? बहिस्रावी एक्सोक्राइन, अंतःस्रावी एंडोक्राइन। ठीक है, बहिस्रावी से श्लेष्मा निकलता है, लार निकलती है, कर्णमोम निकलता है ना, तेल दूध ये सब बेटा बहिस्रावी ग्रंथि से निकलता है, एंजाइम्स निकलते हैं। ठीक है, ये सब हो गए आपके बहिस्रावी जो अपनी ही नलिका के माध्यम से बेटा अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। इसके ठीक उल्टा बेटा जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं इसमें नलिकाएं नहीं होती हैं, ये हार्मोन बनाती हैं और ये उस तरल में छोड़े जाते हैं जिसमें कि ग्रंथि स्थित होती है। अब ये तरल आपका रक्त भी हो सकता है, ये तरल आपका लसिका भी हो सकता है। डन, यहां तक क्लियर है? ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय ग्रंथि का संरचना है। तो चित्र अपनी आंखों में बसा लो, बिल्कुल ऐसे नागिन मोड में आ जाओ। इस चित्र को 2 मिनट तक घूरो कि एक कोशिकी कैसे दिखती है, अच्छा, बहुकोशिकी दिखती है, अच्छा। सो दैट क्वेश्चन जब भी ऐसे चित्र से पहचानने को आए तो तुम संभाल लो, उसको ऐसे डस लो। चित्र आंखों में छप गया तो आगे बढ़े। एक बार थम्स अप दे दो। मैम प्लाज्मा, अरे मेरा बच्चा बेटा प्लाज्मा कहाँ होता है? रक्त में ही तो होता है। आंखों में चित्र छप गया हो तो बता देना। निशा बोल रही है मैडम प्लाज्मा के बारे में बता दो। बेटा जब रक्त पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। नैनों में सपना, सपनों में एनसीईआरटी, एनसीईआरटी पे दिल आ गया, एनसीईआरटी पे दिल आ गया। ताथैया ताथैया ओ। चलिए आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालिएगा कोशिका संधि, सेल जंक्शंस। कोशिका संधि मतलब पड़ोसी कोशिकाओं के बीच में उपस्थित एक जोड़। कोशिका संधि का मतलब क्या हुआ कि पड़ोसी कोशिकाओं में जोड़ कैसा है। ठीक है, पड़ोसी कोशिकाओं के मध्य या के बीच जोड़, इसको बेटा हम बोलते हैं कोशिका संधि। ठीक है, टीशा लिख रही है वंस मोर, बेटा वंस नहीं वंस मोर होता है, ONCE होता है, BNCE नहीं होता है। तो मैंने तो पहले भी कहा था कि नीट की तैयारी के अंदर जूलॉजी के साथ साथ तुम्हें थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी पढ़ाने की मेरी थोड़ी जिम्मेदारी हो जाती है ना। तो इट्स नॉट वंस मोर, इट्स वंस मोर। हाँ, फ्लो चार्ट बनेगा क्या इसमें भी? यस लक्षिता, अब तो तुम मेरे मतलब दिल की बातें समझने लग गए हो। नहीं, इसको कहते हैं ट्यूनिंग, कि मैंने टॉपिक डाला और तुमने बता दिया मैडम इसमें तो ऐसा होने वाला है ना। हाँ।
एक लिख रहा है, मैडम आप हंसते हो तो सही नहीं लगते, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान इसको दीजिए। क्या करूं मैं, ऐसे घूंघट डाल के कल से पढ़ाऊं? दुपट्टा लाना पड़ेगा। ऐसे कल से ऐसे सिर्फ घूंघट डाल के हम पढ़ेंगे, है ना? शक्ल नहीं दिखाऊंगी मैं, दांत नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ तुम्हें मेरी आवाज आएगी और तुम्हें बोर्ड दिखेगा। ऐसे चलो। चलिए, तो कोशिका संधि की अगर हम बात करें, तो कोशिका संधि का मतलब होता है, अरे हाँ हंसना नहीं है ना, सॉरी, आंखें नहीं, दांत बंद करना है। हाँ, तो कोशिका संधि का मतलब होता है दो पड़ोसी कोशिकाओं के बीच में जोड़ कैसा है ना? तो उसको हम बोलते हैं कोशिका संधि। आप यहां पर चाहें बेटा तो नोटबुक को ऐसे नहीं, ऐसे कर ले, ठीक है? हाँ, कॉपी को टेढ़ा कर ले। चलो, हे प्रभु, बच्चे मरे जा रहे हैं मेरी हंसी पे। मतलब हालांकि ठीक है, ऐसा मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन उसको मेरी हंसी नहीं अच्छी लग रही, बताओ क्या करूं मैं, मर जाऊं? तो आड़ा कुत्ता टॉमी, साड़ा कुत्ता कुत्ता। हाँ, चलो। तो तीन तरीके की कोशिका संधियां होती हैं। सबसे पहली हो गई बेटा आपकी दृढ़ संधि, टाइट जंक्शन। दूसरा, दूसरा बेटा आती है आपकी आसंजी संधि, जिसे हम कहेंगे अडेरेंट जंक्शन। तीसरा आती है बेटा आपकी अंतराली, या इसको हम एक और चीज बोलते हैं गैप जंक्शन को, आसंजी, अंतराली या अवकाश संधि। गैप जंक्शन। ये हेलीकॉप्टर कहाँ से आता है रेशु? ये तो जांच का विषय है, मुझे भी जानना है कि ये हेलीकॉप्टर आता कहाँ से है। कोई लिख रहा है बात करनी है आपसे इकरा। इकरा, क्या आप इससे बात करने के लिए इंटरेस्टेड हैं? प्लीज लेट मी नो, मुझे बता दो, मैं उसको जवाब दे दूंगी। इकरा को आपसे बात नहीं करनी है। हाँ विकास चुप रहे। हाँ, यस, कॉपी को टेढ़ा करना है भैया, बिल्कुल करना है, बिल्कुल ऐसे लिटा लो कॉपी को, फिर लिखो उस पे। अब तीनों के बारे में हम क्या लिखेंगे, उससे पहले अपन एक चित्र बना लें। आओ सुनाऊं प्यार की एक कहानी। एक थी टीचर, एक थी बच्ची दीवानी, वो भी हंसने लगी थी, ये भी दो पड़ोसी कोशिकाएं,
पड़ोसियों के बीच में किस किस तरीके के संबंध हो सकते हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला बेटा जो संबंध है वो है दृढ़ संबंध। सबसे पहला संबंध क्या है बेटा? ए इज दृढ़ संबंध, टाइट जंक्शन, वेरी टाइट जंक्शन। दृढ़ संधि, टाइट जंक्शन। मैम डायग्राम में जो नेम लिखती हो वो हिंदी में भी लिखा करो। डायग्राम बनाना है, बिल्कुल बनाना है। दूसरी हुई बेटा आपकी ये आसंजी संधि, और आसंजी में भी बेटा ये जो टाइप है इसको हम बोलते हैं इंटर डिजिटेशन। और तीसरी हुई बेटा आपकी अंतरालीय अवकाश संधि, गैप जंक्शन। ठीक है मैम, नेहा कक्कड़ फेल है आपके आगे। नहीं, मुझे पता है मैं सबके आगे फेलूंगा गाने में, पर मैं तो गाऊंगी, रोक सको तो रोक लो। मैम प्लीज सॉन्ग पूरा करें। हाँ विशाल, करेंगे। चलिए, यही चीज बेटा यहाँ पे इस चित्र में भी दिखाई गई है। सबसे पहले कहाँ है यहाँ पे टाइट जंक्शन नहीं दिया इन लोगों ने, बताओ। मेरी ना मेड आई है अभी एक नई घर में, तो कल मैं उससे कह रही थी मुझे कोई मेड बताओ जो शाम को बच्चे को देख ले। तो कहती है अच्छा ठीक है। मैंने कहा कोई मतलब लड़की हो तो ज़्यादा अच्छा है, 20-22 साल की, जो बच्चे को देख ले, उसके साथ खेल ले। मेन खेलने के लिए चाहिए, और तो क्या, वो सब समझता है। बस बोर होता है तो मुझे चाहिए कि कोई 3-4 घंटे उसके साथ खेल ले, क्योंकि वो मेरी शक्ल देख के और मैं उसकी शक्ल देख के परेशान हो चुके हैं दिन भर। मैंने कहा, मैं कुछ उसको बताया, मैंने कहा मेरी 4 घंटे मतलब थोड़ा मैं बिजी रहती हूँ, उस टाइम मुझे चाहिए। तो कहती बताओ। फिर मैंने कहा कि पहले तो मैं जहाँ थी वहाँ इसके लिए दिन भर के लिए एक थी, लेकिन अब दिक्कत हो रही है थोड़ी। कहती बताओ। फिर मैंने कहा कि कभी कभी अभी मुझे दिक्कत हुई तो मैंने इसकी नानी को बुला लिया, अब दादी को बुलाऊंगी, तो क्यों उनको भी परेशान करना है, इसलिए आपको ही बता दो। तो कहती है बताओ। मुझे इतनी हंसी आ रही, मैं कुछ भी बोल रही हूँ, वो कहती बताओ बताओ। मैंने कहा बता तो रही हूँ, और कितना बताओ। कल शाम की बात है, जब मैं बहुत कंट्रोल किया मैंने उसके सामने। जब वो चली गई, मैं 15 मिनट सिर्फ हंसी हूँ, सिर्फ हंसी हूँ मैं। वासु कह रहा मम्मा आप क्यों हंस रही हो? मैंने कहा नहीं बेटा। कहते हो तो कहते मम्मा बताओ। मैंने कहा चुप रहे, तू तो मत चालू हो। बार बार कहती बताओ बताओ। बता तो रही हूँ। फिर जब बाजू कहता है मम्मा आप क्यों हंस रही हो, मैंने कहा नहीं बेटा ऐसे। कहते नहीं नहीं बताओ। मैंने कहा चुप रहे। तो सही में मतलब उसका तकिया कलाम था। मुझे ये तो पता लग गया कि उसका तकिया तकिया कलाम समझते हो ना। कि एक ही चीज को जो बार बार जैसे जिसको बोलने की आदत होती है उसको हम तकिया कलाम कहते हैं। हमारे एक ढिल्लन सर थे, उनका भी ऐसा कुछ तकिया कलाम था। क्या था? अ, देखो मुझे याद था, मैं भी भूल गई हूँ, मैं भूल गई, जो भी है खैर। चलिए, तो यहाँ पर बेटा 3 तरीके की संधियां होती हैं। ये डायग्राम बेटा जरूर बनाइए। ये आपकी 2 पड़ोसी कोशिकाएं हैं, ए कोशिका और बी कोशिका। ये दोनों पड़ोसी कोशिकाएं आपको पता है, नीचे क्या है बेटा आपका? नीचे है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये क्या है आपका? हमने देखा था उपकला कोशिकाएं संयोजी ऊतक के ऊपर स्थित होती हैं, या संयोजी ऊतक के ऊपर वृद्धि करती हैं, है ना। तो ये नीचे संयोजी ऊतक, ऊपर उपकला कोशिका, और ये जो ऊपर वृद्धि कर रही है बेटा, अब ये कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। 3 तरीके की यहाँ पे संधियां होती हैं। पहली, चित्र क्लियर है ना सबको? दृढ़, आसंजी और मैम प्लीज बताओ। तो बता तो दिया तुम्हें भी। मम्मी बोलेंगी हंस क्यों रही हो मत। हाँ, है तो और भी बहुत ऐसी हंसी वाली बात है, लेकिन किसी के नाम का मजाक बनाना गलत हो जाएगा। उसका नाम भी बहुत ऐसा फनी सा है, मतलब है तो अच्छा नाम, पर आज के जमाने में ऐसा नाम नाम रखते नहीं है, तो बहुत हंसी आती है मुझे। और मैं तो उससे ऐसे नाम नहीं, मेरा बेटा उसका नाम ले लेके घूमता है। चलो मैम बताओ, तुम बताओ, तुमने बना लिया? जल्दी बताओ, बना लिया?
एक बार थम्स अप कर दो। बेसमेंट मेम्ब्रेन कहाँ है बेटा? यही तो है बेसमेंट मेम्ब्रेन। हाँ, ये उपकला ऊतक की बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलेंगे बेसल लेमाइना। और नीचे की तरफ बेटा ये आपके तंतु हो गए, है ना। नीचे की तरफ ये आपके मैंने जो पिंक कलर से बनाए हैं ये तंतु हो गए। यहाँ पर थोड़ा हम डेंस बना देंगे, तो ये दोनों मिलकर के बना रही है आपकी आधारी झिल्ली, जिसमें आपका ये क्या हो गई आपकी आधारी झिल्ली, जिसमें आपका बेसल लेमिना और फाइब्रस लेमिना हो गया। डन। अब बेटा इन तीनों के हम काम देख लेते हैं। दृढ़ संधि का काम होता है, दृढ़ मतलब कि टाइट। तो ये दो पड़ोसी कोशिकाओं को इतना, या यूं कह लो कि दो पड़ोसी कोशिकाओं के बीच से किसी भी तरीके के लीकेज को रोकता है। ठीक है, क्या करता है ये? दो पड़ोसी कोशिकाओं के बीच से लीकेज को रोकता है, कुछ भी लीक ना हो जाए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं दृढ़ संधि या टाइट जंक्शन। तो यहां पे क्या होता है? पड़ोसी कोशिकाओं के रिसाव यानी कि लीकेज को रोकता है। ठीक है, दो पड़ोसी कोशिकाओं के, मैम टाइट जंक्शन को इंग्लिश में क्या कहते हैं बता तो दिया बेटा। टाइट जंक्शन इंग्लिश का ही नाम है, हिंदी में तो हम दृढ़ संधि कहते हैं। ये क्या मतलब हुआ मैडम? टाइट जंक्शन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इट्स लाइक गिरीश अपना नाम बताना, ऐसा ही कुछ हुआ ना ये। अरे प्रांशु तुम्हारा नाम क्या है? कौन पूछ रहा था? मैडम टाइट जंक्शन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शिवम तुम्हारा नाम क्या है? मुझे पता ही नहीं है, मेरा नाम प्रियंका है, बताओ। बताओ, अब तो मुंह छुपा के हंसना पड़ रहा है। क्योंकि उसको हंसी पसंद नहीं मेरी। बताओ बताओ। मतलब हम भी यूज करते हैं, बताओ। लेकिन ये जो मैं कुछ भी बोल रही हूँ कहता बताओ, वो कहती बताओ, फिर मैं कुछ बोल रही हूँ बताओ। मैंने कहा इसके पास इतने खिलौने हैं, मैं देती भी नहीं हूँ इसको, क्योंकि दिन भर घर में फैला के रखता है, कोई संभालने वाला हो तो फैलाए संभाले कुछ भी। कहती बताओ। ओहो, भाई साहब एक लिख रहा है मैम रामकली नाम है क्या? नहीं, अब हिंट दे दिया तो। उसका नाम रामपरी है, रामकली नहीं है, रामपरी है। तो ऐसे तो ठीक है यार, रामपरी तो अच्छा नाम है। भगवान को याद कर ले कोई, उसका दिन भर नाम ले तो। मेरा बच्चा सबसे ज्यादा भगवान को याद करता है। मम्मा कहेगा मम्मा रामपरी आई है। मैंने कहा वासु आंटी है। हाँ तो रामपरी तो है। मैंने कहा वासु आप आंटी बोलोगे? हाँ तो आंटी का नाम ही तो मम्मा रामपरी है। तो बार बार रामपरी रामपरी करेगा। फिर मैंने कहा वासु अब अगर तुमने बोला ना तो मैं अभी आंटी को बुलाऊंगी, फिर आंटी तुम्हारी पिट्टी करेंगी। कहता कौन आंटी? मैंने कहा जो आंटी आई। कहता रामपरी। मेरा लड़का इतना मजे लेता है ना इन सबके। अब आ, तुम्हारी जनरेशन तक शायद तुम लोगों ने रामपरी वगैरह सुन लिया होगा गाँव गाँव में। आज की जनरेशन के लिए तो जेनजी, ये तो जेनजी के भी आगे वाली जेन आ गई है, इनके लिए तो रामपरी बहुत ही मतलब विचित्र सा नाम नहीं हुआ। आ जाओ। आसंजी संधि का काम होता है बार बार रामपरी रामपरी करेगा। पड़ोसी कोशिकाओं को आपस में जोड़े रखना। ठीक है, तो आसंजी का काम होता है दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ना। दृढ़ संधि का काम होता है कोशिकाओं के बीच से कुछ लीक ना कर जाए। ठीक है। लेकिन जो आपकी आसंजी संधि है, आसंजी संधि का काम होता है पड़ोसी कोशिकाओं को जोड़े रखना। अब ये जोड़े रखने में बेटा दो तरीके की हो सकती हैं। एक होती है आपकी डेस्मोजोम, डेस्मोजोम। एक हेमीडेस्मोजोम भी होती है। एक हो गई आपकी
इंटर डिजिटेशन। इंटर मतलब बीच बीच में, डिजिट्स मतलब उंगलियां। तो जैसे इंटर डिजिटेशन अपन करते हैं, है ना, अगर किसी को ऐसे पकड़ो तो उसके छूटने की उम्मीद ज्यादा है ना, जैसे ही झटका लगेगा हो सकता है कोई छूट जाए। लेकिन अगर आप किसी को ऐसे पकड़ो तो इस कंडीशन में सरफेस एरिया बढ़ जाता है, क्षेत्रफल बढ़ जाता है दो परतों के आपस में चिपकने का, जिसकी वजह से इसको छूटने में थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। तो एक हो गया आपका डेस्मोसोम, दूसरा हो गया आपका इंटरडिजिटेशन। डेस्मोसोम में कुछ प्रोटीन के तंतु होते हैं जो दोनों पड़ोसी कोशिकाओं में जाकर के उनको फंसा के रखते हैं, और फंसाने की वजह से बेटा ये दोनों कोशिकाओं को आपस में जोड़े रहेंगे। इंटरडिजिटेशन में प्लाज्मा झिल्ली उंगली नुमा संरचना बना करके आपस में फंस जाती है, ठीक है। तीसरी हो गई आपकी अंतराली कोशिकाएं, ये पड़ोसी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को आपस में जोड़ती हैं, पड़ोसी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को आपस में जोड़ती हैं, जिससे आयंस छोटे अणु व कभी कभी बड़े अणु क्या करते हैं, परिवहन करते हैं। ठीक है, तो अंतराली संधि दो कोशिकाओं के बीच में उनके कोशिका द्रव्य को जोड़ती है, और क्योंकि कोशिका द्रव्य जुड़ गए बेटा, तो एक कोशिका के कोशिका द्रव्य से कुछ भी दूसरी कोशिका के कोशिका द्रव्य में जा सकता है। हाँ, एनसीईआरटी में बेटा ये रॉन्ग है, बताओ क्या करें, है ना। तो कोशिका द्रव्यों को ये आपस में जोड़ने का काम करती है। हाँ, परिवहन या आप स्थानांतरण भी बोल सकते हो, स्थानांतरण ट्रांसफर होता है, ठीक है, स्थानांतरण या इसको हम बोलेंगे ट्रांसफर, ठीक है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में छोटे मोटे आयनों का, छोटे मोटे अणुओं का स्थानांतरण हो सकता है, उसको ये सुगम बनाती है। एनसीईआरटी में इसको बेटा गलत लिखा है। बताओ, जूलॉजी नहीं है, लाफ्टर क्लास है सानिया। मैंने कल आपसे पूछा था कि आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है या हंसते हंसते पढ़ाई करनी है, तो आप लोगों ने कहा था मैम हंसते हंसते करनी है ना। तो हम हंसी मजाक भी कर रहे हैं क्लास में और पढ़ाई भी कर रहे हैं, और स्पीड बेटा बिल्कुल भी कम नहीं है। लास्ट ईयर जब मुझे ये बैच 1.5 महीने 2 महीने पहले मिला था बेटा, तो मैंने इतना शायद 4 लेक्चर में पढ़ाया था जितना इस बार मैंने 3 में पढ़ा दिया है। तो कहीं ना कहीं बेटा आपका टाइम जो है वो पिछले साल के 1.2 से अगर आप मेरे कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा कि मैडम जल्दी पढ़ा रही हैं, लेकिन बहुत जल्दी नहीं पढ़ा रही हूँ, बिलीव मी। स्पीड तो अभी आगे बढ़ेगी। हाँ, डन। चलिए, यही एनसीईआरटी में लिखा है, लेकिन एनसीईआरटी में गलती है, उसको हम अभी करेक्ट करेंगे। उपकला की सभी कोशिकाएं एक दूसरे के अंतर कोशिकीय पदार्थों से जुड़ी होती है। लगभग सभी प्राणी ऊतकों में कोशिकाओं के विशेष जोड़ पाए जाते हैं। तो ये जो कोशिका संधि होती है बेटा, ये केवल उपकला कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है, ये पड़ोसी कोशिका अगर मैंने लिखा है तो ये पड़ोसी कोशिका में बेटा आपकी ये उपकला कोशिकाएं भी हो सकती हैं, ये आपके संयोजी ऊतक की कोशिकाएं भी हो सकती हैं, ये पेशी कोशिकाएं भी हो सकती हैं, और ये आपकी तंत्रिका कोशिकाएं भी हो सकती हैं। ठीक है, तो आपके सभी ऊतकों में बेटा ये कोशिका संधि पाई जाती हैं, क्योंकि सभी ऊतक कोशिकाओं के ग्रुप से बने हैं ना। तो सभी ऊतकों में जब कोशिकाओं के ग्रुप हैं तो कोशिकाओं के बीच में कोई तो संधि पाई जाएगी, हाँ या नहीं। चलिए, तो यहाँ पे बेटा कोशिकाओं को संरचनात्मक और कार्यात्मक संधि प्रदान करते हैं ये उपकला, और अन्य ऊतकों में 3 प्रकार की संधि पाई जाती है। कौन सी है ये 3 प्रकार की? दृढ़, आसंजी और अंतराली या अवकाश संधि। दृढ़ संधि पदार्थों को ऊतक से बाहर निकलने से रोकती है, रिसाव लीकेज को प्रिवेंट करती है। आसंजी संधियां बेटा क्या करती हैं, ये पड़ोसी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। अंतराली सही है, ये आयनों और छोटे अणुओं एवं कभी कभी बड़े अणुओं के
तुरंत स्थानांतरित करने में सहायता करती हैं और ये बेटा इनके कोशिका द्रव्य को आपस में जोड़कर रखती हैं। आसंजी संधि यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। आसंजी संधि पड़ोसी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को नहीं जोड़ती हैं। आसंजी संधि में कोशिका द्रव्य आपस में नहीं जुड़े होते हैं, ठीक है ना। आसंजी संधि में कोशिका द्रव्य आपस में नहीं जुड़े होते हैं, ये केवल पड़ोसी कोशिकाओं को आपस में जोड़ती हैं, ठीक है। ये नेबरिंग सेल्स को आपस में जोड़े रखने का काम करती हैं। डन। चलो 5 में कराया था, देखो कैफ खान बोल रहे हैं मैडम पिछली बार आपने ये इतना 5 लेक्चर में कराया था, जो इस बार आपने 3 लेक्चर में करा दिया है, ठीक है। तो स्पीड ना तो मेरी कम है ना मेरी स्पीड बहुत ज्यादा है। तो जो लोग बोल रहे हैं कि मैम थोड़ा हंस लो पता नहीं कब सांस थम जाए, बिल्कुल सही बात है बेटा। आज की जमाने में तो क्या हो रहा है पता ही नहीं है, खैर उसका कारण है। चलिए हेडिंग डालिएगा, संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी ऊतक की बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सबसे पहले उत्पत्ति। तो उत्पत्ति किससे होती है इसकी, इसकी उत्पत्ति होती है बेटा आपके मध्यजन स्तर से, मीजोडर्म से, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, मध्यजन स्तर से। दूसरा बेटा हमने देखा था इसके कार्य क्या होते हैं, आ जाओ फंक्शंस क्या होते हैं, वहां पर हमने सिंपल देख लिया था सपोर्ट, ठीक है, आपस में जोड़ना। तो इसके कई सारे कार्य हैं। सबसे पहला कार्य है बेटा विभिन्न, संयोजी का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। तो विभिन्न अंगों व ऊतकों को आपस में जोड़े रखना इसका सबसे पहला काम हो गया, ठीक है। दूसरा इसका काम होता है आपके शरीर को एक सपोर्ट या आपके अंगों को सपोर्ट, है ना। तो अवलंबन बोलते हैं इसको ना, अवलंबन ही बोलते हैं ना, सपोर्ट प्रदान करना, ठीक है। ये इसका दूसरा काम हो गया। तीसरा बेटा इसका काम होता है शरीर में विभिन्न पदार्थों का परिवहन, विभिन्न पदार्थों का परिवहन करना। रक्त सी में आएगा, है ना। रक्त और लसिका बेटा आपके संयोजी ऊतक में ही आते हैं और ये परिवहन का ही काम करते हैं शरीर के अंदर, ठीक है। मैम बुक को टेढ़ी करे क्या, अभी नहीं करना है, जब करना होगा मैं बता दूंगी और बुक को टेढ़ा नहीं करना है, बुक तो सीधी है, आपको नोटबुक को टेढ़ा करना होता है, ठीक है। और क्या बेटा इसका काम होता है, इसका काम होता है शरीर को एक ढांचा प्रदान करना, ढांचा यानी कि फ्रेमवर्क प्रदान करना। ये किसका काम होता है बेटा, ये काम होता है आपकी अस्थियों का, और अस्थियां बेटा आपके कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट है, ठीक है। इसमें इस काम होता है वसा संग्रहण, ये चलो मैं आगे पढ़ाऊंगी, ये जनरल हमने फंक्शंस देख लिए इसके। ये बॉडी को एक सपोर्ट देती है, बॉडी को एक फ्रेमवर्क देती है, ये अलग अलग अंगों को जोड़ के रखती है और एक जगह से दूसरी जगह चीजों को ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। अच्छा अंकिता, मैम थोड़ा डार्क लिखो, कितना डार्क, काले में काला लिखूंगी तो बूझेगा नहीं, है ना। यस, लव यू ऑल मेरा बच्चा मधुमाला। थैंक यू सानिया मंसूरी। डन। मैम पढ़ाओ बस, ठीक है नैन्सी दुबे।
हेलो, यू वेक अप? हम्म। चलो प्रगति, आगे बढ़े। जल्दी से लिख लो बेटा, मैं आ रही हूँ 1 मिनट। यस, आगे बढ़े। तो ये हो गया बेटा, हमने इसकी उत्पत्ति और कार्य देख लिया। अब तीसरा बेटा हम बात करेंगे इसकी संरचना की। ठीक है, और संरचना यानी कि स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के आधार पर आपका जो संयोजी ऊतक होता है ये कई सारे प्रकार का होता है। अब आप नोटबुक को टेढ़ा कर लो। ठीक है, संरचना में बेटा आप नोटबुक को ऐसे के बदले ऐसा कर लें, और अब हम इसकी संरचना देख लेते हैं। संरचना के आधार पर बेटा आपका संयोजी ऊतक देखा जाए तो 3 तरीके का होता है। टेक दिस, टेक दिस। सबसे पहले एनसीईआरटी 3 तरीके का बताती है, मैं 2 तरीके का बताती हूँ। ठीक है, पर चलो हम आज एनसीईआरटी के नहीं यार, मैं अपने हिसाब से ही पढ़ाऊंगी। एक हो गया आपका वास्तविक संयोजी ऊतक। वास्तविक संयोजी ऊतक, इसे हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। दूसरा हो गया बेटा आपका, I'll give you विशिष्ट संयोजी ऊतक। Did you switch off the fan of the room? Go and switch off the fan. Specialized. Go and switch off the tissue. Switch off the fan. मैं उसको बोले go and switch off the tissue. विशिष्ट संयोजी ऊतक, जो वास्तविक संयोजी ऊतक होता है बेटा, ये 2 तरीके का होता है। एक हो गया आपका शिथिल संयोजी ऊतक, जिसको हम ढीले संयोजी ऊतक बोलते हैं। शिथिल या ढीले संयोजी ऊतक। टेक दिस। इसे हम बोलेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू। I'll give you beta. You don't want to see photos? Okay. दूसरा हो गया आपका सघन संयोजी ऊतक, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। कॉपी को टेढ़ा कर लेना, पहले ही बता दिया है मैंने, नहीं सुना हो तो फिर से बता दूं मैं। ठीक है, तो ढीले और कहां से आवाज, ढीले और सघन संयोजी ऊतक की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी ने जो 3 तरीके के बताए हैं, एक शिथिल, दूसरे सघन, तीसरे विशिष्ट संयोजी ऊतक। ठीक है, तो एनसीईआरटी के हिसाब से संयोजी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से हैं वो 3 प्रकार बेटा, मैंने आपको बताया। पहला शिथिल, दूसरा सघन और तीसरा विशिष्ट। शिथिल और सघन दोनों को मिलाकर के हम
वास्तविक संयोजी ऊतक कह देते हैं। ठीक है, अब शिथिल संयोजी ऊतक की अगर हम बात करें तो शिथिल संयोजी ऊतक भी बेटा दो तरीके का होता है। कौन कौन सा? पहला हो गया आपका अंतराली, जिसे हम बोलते हैं बेटा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। मैं शॉर्ट में लिख रही हूं संयोजी और ऊतक, इतना तो आप समझ सकते हैं। दूसरा हो गया बेटा इसमें आपका वसा संयोजी ऊतक, वसा संयोजी ऊतक। ओके, इसको हम बोलते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। गलत है मैम। कुणाल क्या गलत है बेटा? हाँ जी, क्या गलत है कुणाल? क्या गलत है? यहाँ लिख देती हूँ 3 प्रकार एज पर एनसीईआरटी, और तीनों प्रकार के मैंने नंबर लिख दिए 1, 2 और 3। ठीक है ना? चलिए, इसके अलावा बेटा जो आपका सघन संयोजी ऊतक है 2 प्रकार का है। एक है आपका नियमित सघन, जिसे हम बोलते हैं रेगुलर, और ये नियमित भी बेटा 2 प्रकार का होता है, श्वेत कोलेजनी, श्वेत कोलेजन, वाइट फाइब्रस, और पीले इलास्टिन। येलो इलास्टिन। इसी तरीके से बेटा ये दूसरा होता है आपका अनियमित, जिसे हम बोलेंगे इर्रेगुलर। और इर्रेगुलर भी बेटा 2 तरीके के होते हैं, श्वेत कोलेजन और आंटी वेट फॉर सम टाइम, पीले इलास्टिन। फिर आपके विशिष्ट जो होते हैं बेटा ये भी 2 तरीके के हैं। कौन कौन से? पहला हो गया, बाहर मशीन चल रही है देखो, वन चेक व्हाट मशीन। पहला हो गया आपका कंकाली संयोजी ऊतक, जिसमें आते हैं आपके कंकाली को हम बोलते हैं अच्छा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। इसमें आते हैं आपकी अस्थि यानी कि बोन्स। दूसरी आती है आपकी उपास्थि, जिसे हम बोलेंगे कार्टिलेज। इसी में बेटा दूसरी हो गई आपकी कंकाली के अलावा तरल संयोजी ऊतक या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसमें आएगा आपका रक्त या ब्लड। दूसरा हो गया आपका लसिका या लिम्फ। ये फ्लो चार्ट जल्दी से बना लो। यस, जल्दी बना लो इसे। डन? अरे यहीं हूं भैया। ये हो गया बेटा उत्पत्ति, कार्य और संरचना।
ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कुछ इशू आ रहा है, पता नहीं क्या, कुछ तो बताया है मुझे, देखते हैं इसका क्या सोल्यूशन है। मंडे तक इसको सॉर्ट आउट करेंगे। मैं पानी पी लूं जब तक, आप लोग भी पी लो प्लीज, गर्मी है। अब संयोजी ऊतक किससे मिलकर बना होता है, उस पर हम जरा बात करेंगे। तो संयोजी ऊतक में तीन चीजें होती हैं। संयोजी ऊतक में तीन चीजों से ही मिलकर के बनता है। सबसे पहले आपका एक आधात्री, जिसको हम ग्राउंड सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, या इसको बेटा हम मैट्रिक्स बोलते हैं। प्लस कोशिकाएं, इसमें बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं, और इसमें तंतु यानी कि फाइबर्स पाए जाते हैं। ठीक है मैडम, बहुत ज़्यादा वॉइस प्रॉब्लम है। क्लास कब ओवर होगी? 3 बजे। बस एक बार देख लेते हैं। इस चैप्टर का एनसीईआरटी में टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी। यस रजनीश, ओके। अब कौन कौन सी कोशिकाएं हैं जरा उनके नाम लिख लो और तंतुओं के नाम लिख लो। तो तंतु में आ गए बेटा आपका सबसे पहले कोलेजन तंतु, ये लिख लो। इसके आगे का बेटा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में। सबसे पहले हो गए आपके कोलेजन फाइबर्स, दूसरे हो गए आपके इलास्टिन फाइबर्स या इलास्टिन तंतु, तीसरे एक और भी होते हैं रेटिकुलर फाइबर्स, पर उनका जिक्र एनसीईआरटी ने नहीं किया है तो मैं नहीं पढ़ा रही हूँ। ठीक है। कोशिकाएं कौन कौन सी होती है? तो सबसे पहली हो गई आपकी तंतु कोरक कोशिकाएं, जिन्हें हम बोलते हैं फाइब्रो ब्लास्ट सेल्स। दूसरी हो गई बेटा आपकी महाभक्षाणु कोशिकाएं, इन्हें हम बोलते हैं मैक्रोफेजेस। तीसरी हो गई आपकी मास्ट कोशिकाएं, इन्हें हम बोलते हैं मास्ट सेल्स। चौथी हो गई बेटा आपकी वसा कोशिकाएं। यस, व्हाट व्हाट यू डिड, शो मी। चौथी हो गई बेटा आपकी वसा कोशिकाएं, इन्हें हम बोलते हैं एडिपोसाइट। पांचवी हो गई बेटा आपकी लसिकाणु, जिन्हें हम बोलते हैं लिम्फोसाइट। और नेक्स्ट हो गई आपकी प्लाज्मा कोशिकाएं, या प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आधात्री क्या होती है? आधात्री वह पदार्थ तरल या अर्ध तरल जिसमें
कोशिकाएं व तंतु धसे रहते हैं व यह उन्हीं कोशिकाओं द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, तो आधात्री बेटा एक लिक्विड या सेमी लिक्विड सा कुछ है सब्सटेंस जिसके अंदर ये कोशिकाएं और तंतु धसे हुए रहते हैं। ठीक है, और इस आधात्री को बनाने वाली भी ये कोशिकाएं ही हैं। जो कोशिकाएं इसके अंदर धसी हुई हैं वही कोशिकाएं बेटा आधात्री बनाने का काम करती हैं। ठीक है, चलिए एनसीईआरटी देख लेते हैं हम, बिल्कुल परिचय वाले भाग की। तो एनसीईआरटी क्या कहती है, जटिल प्राणियों में शरीर में संयोजी ऊतक बहुत ज्यादा मात्रा में और पूरे शरीर में फैला हुआ है। तो ये मात्रा में भी बहुत ज्यादा होता है और पूरे शरीर में फैला हुआ रहता है। ठीक है, संयोजी ऊतक का नाम ही है बेटा एक दूसरे को आपस में जोड़ना और आलंबन यानी कि आधार प्रदान करना, सपोर्ट देना। आलंबन का मतलब होता है सपोर्ट। मैंने अवलंबन लिख दिया, शायद से अवलंबन नहीं होगा, आलंबन होगा। आलंबन है, अवलंबन नहीं है, आलंबन। ठीक है, इसके अलावा बेटा संयोजी ऊतक में कोमल ऊतक भी आ जाते हैं। ठीक है, कोमल ऊतक जैसे कि आपका वसा ऊतक। ठीक है, तरल ऊतक भी आ जाते हैं जैसे आपका रक्त लसिका, और इसमें बहुत कठोर ऊतक भी आ जाते हैं जैसे आपका बोन्स। रक्त को छोड़ करके बाकी सभी संयोजी ऊतक में कोशिका संरचनात्मक प्रोटीन के तंतु स्रावित करती है जिन्हें हम कोलेजन या इलास्टिन तंतु बोलते हैं। तो अगर आप रक्त को छोड़ दो, ब्लड के अलावा जितने भी टाइप्स के संयोजी ऊतक हैं उन सभी में बेटा जो तंतु बनाने का काम होता है वो वही कोशिकाएं करती हैं जो उस ऊतक में प्रेजेंट है। ब्लड में कोलेजन और रेटिकुलर या इलास्टिन फाइबर्स बनाने वाली कोशिकाएं नहीं होती हैं। ये ऊतक को शक्ति, प्रत्यास्थता यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन ये सब प्रदान करती हैं। ये कोशिकाएं रूपांतरित पॉलीसेक्राइड भी स्रावित करती हैं जो कोशिका और तंतु के बीच में जमा होकर के आधात्री का निर्माण करता है। तो आधात्री किसकी बनी है बेटा, आधात्री बनी है आपके रूपांतरित पॉलीसेक्राइड की। किसकी बनी है, मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड्स की। ठीक है, जैसे त्वचा में अगर हम बात करें तो डर्मेटन सल्फेट, बालों में बात करें तो केराटिन सल्फेट, उपास्थि में बात करें तो कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, ये सब बेटा आपके मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड्स हैं और यही आधात्री बनाने का काम करते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना। ऊतक के प्रकार बेटा हमने शुरू कर दिया था, ये है ना, एनसीईआरटी मैंने कहा था 3 प्रकार के ऊतक बताती है। आपके लचीले, जिसको हम लचीले कुछ नहीं होता है, इसको आप शिथिल बोलो। ठीक है, इसको आप लचीले को ही हमने शिथिल या ढीले संयोजी बोला है। शिथिल या ढीले, लचीले पता नहीं क्या कुछ भी लिखती रहती है एनसीईआरटी। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाँ जी, क्वेश्चन को देखिए, पोल में साइड में स्टार्ट कर रही हूँ। मैच दी फॉलोइंग सबसे इजी होते हैं और 30 सेकंड बहुत ज़्यादा है इसके लगाने के लिए। हाँ जी, ओपन भी खुद ही कर लो। हाँ जी, करो ओपन। आई विल नॉट ओपन, आई विल नॉट ओपन, सॉरी। क्यों, अभी आप क्या बोल रहे थे, मैं लाया हूँ, कोई जरूरत नहीं है, भागो यहाँ से। चलिए, चलिए, तो बहिस्रावी ग्रंथियां बेटा क्या होती हैं, ये पदार्थों को ऊतक के आर पार रिसने, अच्छा रिसाव की बात हो रही है, मतलब दृढ़ की बात हो रही है, तो सी का हो गया 1,
सी का 1, 2 ऑप्शन हट गए अपने। ठीक है, हार्मोन सीधे ग्रंथि को स्नान करने वाले द्रव्य में, ये हो गई आपकी अंतःस्रावी की बात हो रही है। ठीक है, हार्मोन है तो अंतःस्रावी, बी का हो जाएगा 2। आंसर आ गया है हमारा ए। पड़ोसी कोशिकाओं को साथ रखने के लिए सीमेंटिंग यानी कि जोड़ने का काम करती है आसंजी, डी का हो जाएगा 3। और श्लेष्मा लार ये सब निकालती है आपकी बहिस्रावी, तो ए का हो जाएगा 4। ठीक है, आंसर है अपना ए। लेट्स चेक। 36% बच्चों का सही है, बस ये क्वेश्चन भी केवल 36% बच्चों का सही है क्या? नेक्स्ट देख लो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भोजन के अवशोषण में शामिल आंत की उपकला कोशिकाओं में होता है। आंत में क्या होता है बेटा, जल्दी से बता दो। आंत में कौन सी उपकला होती है, जल्दी बताओ। हाँ जी, आंत में कौन सी उपकला होती है? पीनोसाइटिक पुटिकाएं, ब्रश बॉर्डर, पक्षमाभी और भक्षकाणु। माँ बेटे ऑन कैमरा लड़ते हुए। हाँ हाँ, चिक्की निकाल लाया और मैंने उसको से आंख दिखाई कि क्यों, तो कहते हैं मैं लाया हूँ, कोई जरूरत नहीं है। कुछ भी बोलना है उसको। अब कह रहा ओपन करो, क्यों? मैंने कहा नॉट ओपन, मम्मा विल ओपन, वाई? अभी तो कोई जरूरत नहीं थी। चलिए, तो अवशोषण करना है बेटा। अवशोषण के लिए आप सबको पता है कि सूक्ष्मांकुर होने जरूरी है ना, और आंत में है तो बेटा स्तंभाकार होगी। ठीक है, स्तंभाकार, स्तंभाकार ब्रश बॉर्डर है ना, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। बी, लेट्स चेक। हाँ जी, 47% बच्चों का लगभग सही है। हसनैन, संदीप और गरिमा। तो रितेश, हर्ष, निखिल, शिवराज, आलोक, प्रतिज्ञा एंड प्रतीक्षा, 2 बच्चे हैं क्या ये? नीलम, मनु, जिया और पीएम का एसपीजी। क्या बात है। पोल नहीं आया बेटा, ये टेक्निकल इशू है, टेक्निकल इशू में आई रियली कांट डू एनीथिंग। तो आज हमने उपकला खत्म कर लिया। ठीक है, हमने संधियां पढ़ ली, अलग अलग तरीके की कोशिका संधियां कौन कौन सी होती हैं, और हमने संयोजी ऊतक का परिचय भाग आज देख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम सारी कोशिकाएं और तंतु पढ़ेंगे, उसके बाद हम संयोजी ऊतक के प्रकार एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, होमवर्क की अगर हम बात करें, आज होमवर्क क्या रहेगा? अरे यार, होमवर्क दे देती हूँ मैं आप लोगों को। वेट, सिट हियर। क्या है यार, जिनको जाना है वो जा सकते हैं, ये तो उसमें भी आ जाएगा, होमवर्क नोट्स में आ जाएगा, है ना। तो आपकी जो अभ्यास है, कौन सा है सबसे पहला अभ्यास आपका? प्रारंभ है। कल पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे प्रबल, और प्रारंभ अभ्यास 1 से अगर हम बात करें तो कल हमने 1 to 10 दिया था ना, आज 11 से लेकर के 15। ठीक है, इसके अलावा आपके हैं ये आपका होमवर्क है। इसके अलावा बेटा आपको डीपीपी 2 दी गई है आज, वो कर लीजिएगा, उसमें 10 क्वेश्चन है। ठीक है, सो दिस इज इट। अब हम मिलेंगे मंडे को। ठीक है, हाँ आरंभ अभ्यास नहीं है, प्रारंभ है बेटा, जो भी है। ठीक है, अब हम मिलेंगे बेटा मंडे को। टेलीग्राम लिंक जूलॉजी बाय डॉक्टर प्रियंका मिश्रा, जूलॉजी हिंदी बाय डॉक्टर प्रियंका मिश्रा ऐसा करके कुछ है, टेलीग्राम का इसमें है नहीं क्या? ओहो, मैं ना नेक्स्ट क्लास में टेलीग्राम का वो ले आऊंगी। जिसको ज्वाइन करना है, अभी जिसको ज्वाइन करना है वैसे जा सकते हो जिसको जाना है, पर जिनको रुकना है वो रुक जाओ ज़रा। मैं 1 मिनट आपको टेलीग्राम का लिंक भी दे ही देती हूँ। 1 मिनट रुक जाओ, जिस किसी को ज्वाइन करना है
वो ज्वाइन कर सकता है इससे। ऑलमोस्ट ये है बेटा टेलीग्राम लिंक। तो जिस किसी को ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसको स्कैन करेंगे तो आप सीधा उसी ग्रुप में पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए बाकी अपना ध्यान रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। मंडे मिलेंगे हम 1:15 पे। बाय बाय।